सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स को हम डिवाइड करते हैं मेजर सलेवरी ग्लैंड में और माइनर सलेवरी ग्लैंड में। जो मेजर सलेवरी ग्लैंड है उसमें आ जाता है एक पेयर परोटिड ग्लैंड का, एक पेयर सबमैंडिबुलर ग्लैंड का और एक पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड का। जो माइनर सलेवरी ग्लैंड्स है वो हमारे पास ढेर सारे होते हैं, अराउंड अबाउट 450 के करीब ग्लैंड्स होते हैं जो कि ओरल कैविटी के अंदर सब म्यूकोजा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब जो सलाइवा का रेट होता है वो डिपेंड करता है, वेल ये नेग्लिजिबल भी हो सकता है जब पर्सन सो रहा होता है, स्लीप में होता है। इसके अलावा ये हाई भी हो सकता है, अप टू 4 मिलीलीटर पर मिनट तक भी जा सकता है और मैक्सिमम स्टिमुलेशन जब हम खाना खाते हैं। इसके अलावा अगर टोटल सलाइवा प्रोडक्शन की बात करें तो जो 70% सलाइवा है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड बना रहा है, 25% परोटिड ग्लैंड और 5% सबलिंगुअल ग्लैंड और बाकी माइनर सलिवरी ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं। सलाइवा का फंक्शन क्या है? फूड की डाइजेशन, लुब्रिकेशन और इसके अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन का भी काम देता है। अब अगर डिसऑर्डर्स की बात करें माइनर सलिवरी ग्लैंड की, तो इसके अंदर सिस्ट भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकते हैं। सो एक रूल ऑफ थंब है कि जितना छोटा सलिवरी ग्लैंड होगा वो उतना ज़्यादा मलिग्नेंट होगा। सो जो माइनर सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें मलिग्नेंसी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और जो बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल जो परोटिड्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ा होता है। सो जैसे जैसे ग्लैंड का साइज़ बढ़ता जाएगा इसका मलिग्नेंसी का पोटेंशियल कम होता जाएगा। सो अगर डिसऑर्डर्स में सबसे पहले देखें माइनर सलिवरी ग्लैंड में, तो इसमें सिस्ट आ सकती है और ट्यूमर। सिस्ट क्या है? वेल जब लोअर लिप के ऊपर कोई ट्रॉमा होता है तो उसके अंदर सिस्ट आ जाती है। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रावजेशन सिस्ट एंड दे आर कॉमन। इनको ट्रीट किस तरह करेंगे? इनकी सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। इसके अलावा माइनर सलिवरी ग्लैंड्स के अंदर ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। 90% ट्यूमर जितने माइनर सलिवरी ग्लैंड से निकल रहे हैं वो मलिग्नेंट हैं, सिर्फ 10% जो होते हैं वो बिनाइन है। जैसे कि पहले का, जितना छोटा ग्लैंड उतनी ज़्यादा मलिग्नेंसी का पोटेंशियल। फिर इन मलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम किस तरह डील करेंगे? वेल वाइड लोकल एक्सीजन के थ्रू इनको ट्रीट करेंगे। उसके अलावा अगर डिसऑर्डर्स की बात करें सब लिंगुअल ग्लैंड्स की, तो उसमें रेन्यूला होता है। रेन्यूला का मतलब है जिस तरह एक फ्रॉग को, मेढक को हम उल्टा कर दे तो उसका जो पेट नज़र आता है पिंकिश ब्लूइश पर्पलिश सा, सो उस अपेयरेंस को हम कहते हैं रेनुला। सो सब लिंगुअल ग्लैंड्स के अंदर रेनुला बन सकता है। अब ये रेनुला एक्चुअली होता क्या है? दिस इज़ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। म्यूकस रिटेंशन सिस्ट क्या होती है? जो ग्लैंड होता है उसकी जो डक्ट होती है उसके अंदर अगर म्यूकस प्लग ऑफ हो जाए तो उससे पीछे जितना ग्लैंड होता है उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है और वो सिस्ट के अंदर चेंज हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। सो रैनुला इज अ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये किस तरह मिलेगा? इट अपीयर्स एज अ ट्रांसलूसेंट स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ, और इसकी जो अपीयरेंस होगी वो मेंढक के पेट जैसी होगी जिसे हम रैनुला कहते हैं। सो इट अपीयर्स लाइक अ फ्रॉग्स बेली। इसका कलर ब्लूइश है। अब क्योंकि ये सिस्ट है सो ये फ्लक्चुएंट है, और अगर इसकी ट्रांसल्यूमिनेशन करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगी और ब्राइट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है? वेल इस केस में सिस्ट को भी एक्सरसाइज करेंगे और सिस्ट के साथ जो सबलिंगुअल ग्लैंड है उसको भी एक्सरसाइज करेंगे। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड विच इज़ रैनुला। उसके अलावा प्लंगिंग रैनुला है। प्लंगिंग रैनुला का मतलब क्या है कि यही रैनुला जब पियर्स कर जाएगा, परफोरेट कर जाएगा मसल में से, तो ये डम्बेल शेप जो है वो फॉर्म कर लेगा, इसे हम कहेंगे प्लंगिंग रैनुला। सो इट इज़ अगेन म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो म्यूकस जो है वो सिस्ट के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा? ये जो म्यूकस रिटेंशन सिस्ट या ये जो प्लंजिंग रैनुला है ये माइलोहायोइड मसल को पियर्स करेगा। सो इट्स गोइंग टू पियर्स द मसल डायाफ्राम, और फिर ये पियर्स करके दूसरी साइड के ऊपर भी स्वेलिंग बना देगा। सो जिस तरह डम्बेल शेप होती है, दो साइड के ऊपर स्वेलिंग होती है और बीच में से नैरो होता है। सो डम्बेल शेप्ड स्वेलिंग जो अपीयर होगी इन द सब मैंडिबुलर और सब मेंटल रीजन ऑफ द नेक। अब क्योंकि ये रैनुला सिस्ट है तो अगेन ये सॉफ्ट है, फ्लक्चुएंट है और पेनलेस है। इसके अलावा डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करेंगे। ट्रीटमेंट में अगेन एक्सरसाइज करेंगे सिस्ट को भी और एक्सरसाइज करेंगे ग्लैंड को भी। अगर तो सबलिंगुअल ग्लैंड है तो उसको निकाल देंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो उसको भी निकाल देंगे। सो इन सिंपल वर्ड्स देयर एक्सीजन ऑफ सिस्ट along with the gland which can be sublingual और submandibular। और ट्यूमर्स की बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, तो 85% जो है वो मलिग्नेंट होते हैं। अब जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जा रहा है इसका मलिग्नेंसी पोटेंशियल कम होता जा रहा है। जो माइनर सलिवरी ग्लैंड्स थे उनके अंदर जो ट्यूमर्स थे वो 90% मलिग्नेंट होते हैं, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं इनके अंदर जो ट्यूमर है ये 85% मलिग्नेंट होते हैं। ट्रीट किस तरह करेंगे? वाइड सर्जिकल एक्सीजन अलॉन्ग विद नेक डाइसेक्शन अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अगर बात करें सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के डिसऑर्डर की, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के अंदर सेल एडिनाइटिस आएगा,
अब क्योंकि इसमें नाइटस आ रहा है, दिस इज इन्फ्लामेशन, सो सिल एडिनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये एक्यूट भी हो सकती है, वायरल बैक्टीरियल भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। इसके बाद साइलोलिथियासिस, साइलो मीन्स यही सलिवरी ग्लैंड्स और लिथो मीन्स स्टोन, सो इट्स अ जस्ट स्टोन फॉर्मेशन इन द सलिवरी ग्लैंड। अब अगर बात करें सारे सलिवरी ग्लैंड्स की, जिसमें हमारे पास मेजर, माइनर, परोटेड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सारे मुंह के जितने भी सलिवरी ग्लैंड्स हैं, 80% जितने भी सलिवरी स्टोन्स हैं वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर बनते हैं। और ये एक्सरे कराएंगे ना तो इजीली नज़र आ जाएंगे। सो दे आर रेडियो ओपेक। पार्शियल भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स किस तरह है, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, पेनफुल सब मैंडिबुलर स्वेलिंग के साथ आएगा और कहेगा जब मैं खाना खाता हूँ तो ये स्वेलिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा और दर्द होती है। खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद पेन जो है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है जिसमें थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा जी, उसका सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो इतना ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज साइलोलिथियासिस, स्टोन की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है, टेंडरनेस है, एनलार्जमेंट है। और ये हम सारा चेक करेंगे बाई मैनुअल एग्जामिनेशन पे। अब इसको मैनेज किस तरह करेंगे, वेल ये डिपेंड करता है स्टोन किधर है। अगर तो स्टोन मेन डक्ट के अंदर है तो फिर हम क्या करेंगे, डक्ट को ओपन करेंगे और स्टोन को रिमूव कर देंगे। और अगर स्टोन है ग्लैंड की सबस्टांस के अंदर तो फिर हमें ग्लैंड निकालना पड़ेगा, ग्लैंड की एक्सीजन करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्यूमर्स ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब इसमें क्या है, मैलिग्नेंसी पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो गया, 50-50 पे बात आ गई है। 50% मैलिग्नेंट है, 50% बिनाइन है। हमें कैसे पता चलेगा कि ट्यूमर जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ये जो स्वेलिंग है ये मैलिग्नेंट है, वेल अगर रैपिडली इंक्रीज साइज में हो रहा है, फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अल्सरेशन हो गई है, कोई नेक्रोसिस हो गई है, कोई साइनस फिस्टुला बना हुआ है या लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट हुई है, तो ये सारी जो जितने भी फीचर्स हैं ये मैलिग्नेंसी के हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, एफएनएसी करा सकते हैं। सीटी एमआरआई कराएंगे और ये हमें बताएगा कि ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है, फिर हम इसी के अकॉर्डिंग जो है सर्जरी प्लान करेंगे। इसके अलावा एफएनएसी करा सकते हैं, ये हमें डिफ्रेंशिएट करेगा कि मलिग्नेंट है कि बिनाइन है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंसिजनल बायोप्सी इज़ कंट्राइंडिकेटेड, क्योंकि जब हम इंसिजनल बायोप्सी करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर मलिग्नेंट ट्यूमर हो और उसकी सीडिंग हो जाए इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज। सो इंसिजनल बायोप्सी इज कंट्राइंडिकेटेड इन सब मैंडिबुलर ट्यूमर। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो सिंपल एक्सरसाइज कर देंगे ग्लैंड्स को और उसके अराउंड पे जितना कैप्सूल है उसको भी साथ निकाल देंगे। इसके अलावा अगर तो लिम्फ नोड्स भी पॉजिटिव हैं तो नेक की डायसेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट इज परोटेड ग्लैंड। अब ये परोटेड ग्लैंड कहाँ होता है, इट लाइज ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल, एंगल ऑफ मैंडिबल के पास होता है। रिलेशंस के हैं, इसके पीछे ईयर कनाल है, इसके ऊपर जाइगोमा है जिसे हम जाइगोमेटिक आर्च कहते हैं, इसके मीडियल जो है वो पैराफ्रिंजियल स्पेस है, इसके इन्फीरियरली 2 मसल्स आ रहे हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड आ रहा है और डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली आ रही है। अब होता क्या है कि कान के अंदर से फेशियल नर्व जो है वो थोड़ी सी अपनी टिम्पैनिक ब्रांच देती है और फिर ये स्टाइल ऑफ मैस्टॉइड फोरामिना के अराउंड जो है वाइंड करती है, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाती है। जब ये एग्जिट होती है तो इस परोटेड ग्लैंड के अंदर घुस जाती है, सो इट रन्स थ्रू द सबस्टांस। अब होता क्या है कि जैसे जैसे परोटेड ग्लैंड के अंदर से घुसती घुसती जा रही होती है तो ये डिवाइड कर देती है। कुछ परोटेड ग्लैंड जो होता है इससे सुपरफिशियल होता है, कुछ जो होता है इससे डीप होता है। जो सुपरफिशियल होगा उसे हम कहेंगे दिस इज़ सुपरफिशियल परोटेड ग्लैंड, जो अंदर होगा उसे कहेंगे दिस इज़ डीप। सो इसी तरह जब हम सर्जरी करेंगे सुपरफिशियल पैरोडेक्टमी करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, उस सारे ग्लैंड को रिमूव करेंगे दैट इज़ सुपरफिशियल टू द फेशियल नर्व। और अगर डीप पैरोडेक्टमी भी करनी है तो फिर जो नीचे वाला परोटेड का पैरेन्काइमा है उसको भी उड़ाना पड़ेगा। सो ये रियली डिपेंड करता है कि सुपरफिशियल ग्लैंड है कि डीप है। इसके अलावा जैसे ही ये फेशियल नर्व अंदर घुसती है तो ये 5 मेन ब्रांचेस देती है, वो जो गूज फीट बनाती होती है। इसके अलावा अगर इसी फेशियल नर्व की बात करें तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीट्रो मोटर सप्लाई होती है। ये वही सप्लाई है जब हम खाना खाते हैं तो लैक्रीमेशन होती है। तो ये सप्लाई इसको कहाँ से आ रही होती है, जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है वो इसको सप्लाई कर रही होती है और जो पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वहाँ से आ रही होती है। सो इट गेट्स इट सप्लाई फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। इसके अलावा अब ये परोटेड ग्लैंड जो है इसकी एक डक्ट होती है जो कि अपर सेकंड मोलर टूथ के क्राउन के पास जाकर खुलती है। इस डक्ट को कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट या फिर परोटेड डक्ट। 2 इंच लंबी होती है। कहाँ से निकलती है, जो परोटेड का एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ से निकलती है, मैसेटर के ऊपर से जाती है, बक्सीनेटर को पियर्स करके
ओपन हो जाती है ऑपोजिट द अपर सेकंड मोलर टूथ क्राउन, और पैरोटिड की सारी सलाइवरी सिक्रीशन जो होती है माउथ के अंदर यहाँ से रिलीज होती है। इसके अलावा कुछ पैरोटिड ग्लैंड की डिजीज़ की बात करें तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरल इन्फेक्शंस में सबसे पहले मम्प्स आता है। नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट बायलैटरल पेनफुल पैरोटिड स्वेलिंग। ऑनसेट एक्यूट है, वेरी पेनफुल, बाईलैटरल दोनों साइड पे जो पैरोटिड्स हैं वो अफेक्ट होंगे, स्वेल कर जाएंगे। अब ये जो मम्प्स वायरस है किस तरह फैलता है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, इन्फेक्टेड सलाइवा के थ्रू फैलता है, और जिस बंदे को एक दफ़ा मम्प्स हो जाए तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। ट्रीटमेंट इसकी मेजरली सिम्टोमेटिक ही है। इसके अलावा डिजीज़ ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में ये तो थी वायरल इन्फेक्शन, इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होती हैं। मेजरली होता क्या है कि जैसे जैसे सलाइवा जो है फ़्लो करता रहता है, वॉश आउट होता रहता है, और ये फ़्लो जो है मेंटेन रहता है, ग्लैंड जो है वो क्लियर हो जाता है। जब डिहाइड्रेशन होती है या सलाइवरी प्रोडक्शन जो है कम होती है, सलाइवरी फ़्लो कम होता है, तो इस केस में स्टेफ ऑरिस जो कि सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो क्या कराता है? पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन करा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेनफुल टेंडर पैरोटिड स्वेलिंग अलॉन्ग विद फीवर एंड मैलेज। अब पेशेंट कहेगा जब मैं कुछ खाता पीता हूँ तो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़ाहिर है कि होता क्या है कि जैसे ही पेशेंट कुछ मुंह में डालता है तो वहाँ से सलेवरी सिक्रीशन जो है वो रिलीज़ होती हैं। ग्लैंड जो है ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है तो और ज़्यादा पेन होगी। इनिशियल स्टेज क्या है? वेल, अगर तो सेलुलाइटिस है और इनिशियल स्टेज है तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे। हाँ, अगर इस स्टेफ ऑरिस ने अंदर एब्सेस बना दिया है तो फिर हमें इसको एस्पायर करना पड़ेगा या इंसिजन के थ्रू ड्रेन करना पड़ेगा। सो इफ़ देयर सेलुलाइटिस वी आर गोइंग टू यूज़ एंटीबायोटिक्स, इफ़ देयर इज एब्सेस we can either go for needle aspiration और incisional drainage under anesthesia। और अगर तो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर एब्सेस और हमने कट देना है, इंसिजन के थ्रू उसकी ड्रेनेज करनी है, तो जो इंसिजन है वो नीचे करके लगाना है। इंसिजन शुड बी मेड लो। अब ये क्यों? क्योंकि पैरोटिड के अंदर से फेशियल नर्व गुजरी होती है, सो हम इंसिजन लो साइड पे लगाएंगे टू अवॉइड डैमेज टू द फेशियल नर्व। इसके अलावा रिकरेंट पैरोटाइटिस ऑफ चाइल्डहुड हो सकता है। अब ये रेयर कंडीशन है, इसकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन है। कुछ कहते हैं कि ये इम्यून मीडिएटेड है। होता है इसमें क्या है कि पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है। एक पैरोटिड ग्लैंड भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। साथ इसके फीवर होगा, मैलिस होगा, पेशेंट वही कंप्लेन करेगा जब मैं कुछ खाता हूँ तो दर्द जो है वो बढ़ जाती है। दर्द जो है वो 3 से 7 दिनों से है। इसके अलावा अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरोटाइटिस नहीं है या मम्प्स नहीं है या ये सिर्फ हमारे पास रिकरेंट पैरोटाइटिस है? वेल, इस केस में हम देखेंगे पस है या रिकरेंट एपिसोड्स। अगर तो इसके अंदर पस नहीं है और रिकरेंट एपिसोड्स ही हुए जा रही हैं सिर्फ इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग और पेन की, तो हम कहेंगे दिस इज़ रिकरेंट पैरोटाइटिस ऑफ चाइल्डहुड। और अगर तो इसके अंदर पस भी है और कोई रिकरेंट एपिसोड नहीं है, यानी सिर्फ पस है और एक ही अटैक आया है, तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज़ गोइंग टू बी सम अदर कॉज ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग, और वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, स्टैफ ऑरिस की इन्फेक्शन हो सकती है, एब्सेस हो सकता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, रिकरेंट पैरोटाइटिस में एक तो वही होगा, पेन स्वेलिंग वगैरह सब कुछ होगी, खाने के साथ बढ़ेगी। जो इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं वो ये है कि पस नहीं होगी, कोई एब्सेस नहीं होगा, और रिकरेंट एपिसोड्स होंगी, बार बार अटैक्स आएंगे। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, साइलोग्राफी करा सकते हैं। नाउ व्हाट इज साइलोग्राफी? दिस इज रेडियोग्राफ ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। अब जो कंडीशन है ये सेल्फ लिमिटिंग है या फिर हम इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें ट्यूमर्स की तो इसमें आता है पैरोटिड ट्यूमर। नाउ द पैरोटिड इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। अब हमने एक बात की थी कि जैसे जैसे ग्लैंड का साइज़ बढ़ेगा मैलिग्नेंसी पोटेंशियल कम होता जाएगा। पहले 90 था, फिर 85 आया, फिर 50-50 आया। इस केस में जो मैलिग्नेंसी पोटेंशियल है वो सिर्फ 10% है, यानी 80 से 90% जो है वो बिनाइन है, और उनमें से जो है वो प्लियोमॉर्फिक एडनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन है। पैरोटिड ट्यूमर्स की अगर क्लासिफिकेशन करें तो कुछ बिनाइन है, कुछ मैलिग्नेंट हैं, कुछ लिम्फोमाज हैं, कुछ सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं। बिनाइन पैरोटिड ट्यूमर्स की बात करें तो इसके अंदर प्लियोमॉर्फिक एडनोमा आ सकता है और मोनोमॉर्फिक एडनोमा आ सकते हैं, जिसे वार्थिन ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करें तो कुछ लो ग्रेड है, कुछ हाई ग्रेड मैलिग्नेंट है। लो ग्रेड के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? एसिनाइल सेल कार्सिनोमा आ सकता है, एडिनोइड सिस्ट कार्सिनोमा आ सकता है, या फिर लो ग्रेड म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा आ सकता है। हाई ग्रेड के अंदर क्या क्या आएंगे? एडनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या फिर हाई ग्रेड म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। इसके अलावा लिम्फोमाज हो सकते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स हो सकते हैं। पहले अगर सबसे पहले बात करें प्लियोमॉर्फिक एडनोमा की, प्लियो मीन मैनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म,
यानी इसकी काफ़ी फॉर्म होती हैं। सो हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं इट इज़ जस्ट अ मिक्स्ड सेल ट्यूमर। नाउ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ग्लैंड। ये बिनाइन है, मिक्स ट्यूमर है। मिक्स क्यों? क्योंकि इसमें एपिथेलियल और मेसोडर्मल एलिमेंट्स दोनों है। एपिथेलियल तो वही हो गया, वो जो ग्लैंड के अराउंड एपिथेलियम है उसका ट्यूमर है। ये मेसोडर्मल एलिमेंट क्या है? वेल जो एपिथेलियम के अराउंड मायो एपिथेलियम सेल्स है जिन्होंने कंट्रैक्ट करना होता है, और ये मायो एपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट करके सारी सिक्रीशंस आगे पुश करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल्स में से जो मीजोडर्मल पार्ट है प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा का, वो अराइज करता है और मिक्स हो जाता है एपिथेलियल कंपोनेंट के साथ, जिसे हम कहते हैं दिस इज मिक्स्ड सेल ट्यूमर। इसके अलावा अगर प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा के और फीचर्स की बात करें तो ये सुपरफिशियल पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, यानी फेशियल नर्व से ऊपर ऊपर फेशियल नर्व इसमें प्रिजर्व रहेगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? वेल स्लो ग्रोइंग है क्योंकि बिनाइन है, और ये काफ़ी ईयर्स के बाद आहिस्ता 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 ग्रो करता रहता है। ईयर लॉब्यूल जो है वो रेज हो जाएगा, ये जो कान के नीचे छोटा सा लॉब्यूल लटक रहा होता है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी कि ये थोड़ा सा रेज हो जाएगा। अब इस स्वेलिंग को अगर हम पकड़ कर, ठीक है, इस तरह हाथ में लेकर ऊपर की तरफ पुश करें, यानी हम इसे जाइगोमैटिक आर्च के ऊपर ले जाने की कोशिश करें, तो ये स्वेलिंग जाइगोमैटिक आर्च से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो स्वेलिंग है ये सिर्फ सुपरफिशियल पैरोटिड के ऊपर है, और जाइगोमैटिक और इस ट्यूमर के बीच में डीप फेशिया आ जाता है। सो वो डीप फेशिया एज अ कर्टन इसको रेजिस्ट करता है, और हम इस ट्यूमर को पुश करके धकेल के जाइगोमैटिक आर्च के ऊपर नहीं लेके जा सकते। सो swelling cannot be moved over the zygomatic bone. Why? Because swelling itself is in superficial part, and between the swelling and zygomatic parts there comes deep fascia. इसके अलावा फेशियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। हाँ, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, ट्यूमर जो है वो मलिग्नेंट बन गया है, तो इस केस में फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। अब मलिग्नेंसी के फीचर्स क्या आ सकते हैं? वेल अगर तो साइज़ बहुत ज़्यादा रिसेंटली इंक्रीज़ हो गया, तेज़ी से स्किन इन्वॉल्व हो गई है, कोई ऊपर साइनस बन गया है, अल्सर बन गया है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो गई है, फेशियल नर्व पैल्सी हो गई है, ये सारे फीचर्स है मलिग्नेंसी के। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? एफएनएसी करवाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि बिनाइन है कि मलिग्नेंट है, सेल सारे देख लेंगे, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो और वो सारे जितने फीचर्स हैं वो देख लेंगे। इसके अलावा सीटी एमआरआई करेंगे, हमें पता चल जाएगा ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सर्जरी करेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है? वेल क्योंकि प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा सुपरफिशियल पैरोटिड के ऊपर होता है, तो इस केस में हम सुपरफिशियल पैरोडेक्टमी करेंगे। इसमें सिर्फ वो ग्लैंड का पार्ट हम रिमूव करेंगे विच इज़ सुपरफिशियल टू फेशियल नर्व। ई न्यूक्लिएशन इसमें नहीं करेंगे। ई न्यूक्लिएशन का मतलब है पूरा ग्लैंड रिमूव कर देना, सुपरफिशियल और डीप, वो इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है रीअकर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें मोनोमॉर्फिक एडिनोमा की, इसे हम कहते हैं वार्थिन ट्यूमर। सो इसका एक और नाम है एडिनो लिम्फोमा। लिम्फोमा क्यों? वेल इसमें ढेर सारे जो होंगे हमारे पास लिम्फॉइड स्टोमा होंगे। अब हो गया क्या कि पेपिलरी एपिथेलियम जो है वो इस लिम्फॉइड स्टोमा के अंदर धंस जाएगी, एम्बेड हो जाएगी, और लीजन जो है वो एज अ हॉट स्पॉट नज़र आएगा जब हम टेक्नीशियम 99 स्कैन कराएंगे। सो अगर मोनोमॉर्फिक एडेनोमा की बात करें जिसे वार्थिन्स ट्यूमर कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एडिनो लिम्फोमा, क्योंकि इसके अंदर लिम्फॉइड सारा स्टोमा होता है। ये भी बिनाइन है, मेल्स के अंदर कॉमन है। अब ये ट्यूमर बनता कैसे है? वेल जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके अंदर जुगुलर लिम्फ सैक्स जो होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं पैरोटिड रीजन के अंदर, फिर यही एंट्रैप्ड जुगुलर लिम्फ सैक्स जो है बाद में वार्थिन ट्यूमर बनाती हैं। सो अगर हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इसमें होगा क्या कि लिम्फॉइड का स्टोमा होगा, उसके अंदर पेपिलरी एपिथेलियम जो है वो धसी हुई होगी, एम्बेडेड होगी। टेक्नीशियम 99 स्कैन कराएंगे तो उसके ऊपर हॉट स्पॉट नज़र आएगा, और ये इसको डिफ्रेंशिएट करेगा अदर पैरोटिड नियोप्लाज्म से। क्यों? क्योंकि जो बाकी पैरोटिड के नियोप्लाज्म होंगे उन्हें कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं, और जो वार्थिन ट्यूमर या जिसे मोनोमॉर्फिक एडेनोमा कहते हैं, दिस इज गोइंग टू अपीयर एज हॉट स्पॉट। अब क्योंकि ये भी बिनाइन और सिर्फ सुपरफिशियल पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इस केस में भी सुपरफिशियल पैरोडेक्टमी कराएंगे। इसके अलावा अगर मलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करें, जो कि पैरोटिड ग्लैंड के मलिग्नेंट ट्यूमर्स होंगे, उन्हें हम लो ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं और हाई ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं। लो ग्रेड में क्या आ सकते हैं? एसिनाई सेल कार्सिनोमा, एडिनॉइड सिस्ट कार्सिनोमा, लो ग्रेड म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, हाई ग्रेड के अंदर एडनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और हाई ग्रेड म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स होंगे पैरोटिड के, वो फिक्स्ड होंगे, हार्ड होंगे,
सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी के साथ आएंगे और फेशियल पाल्सी के साथ आएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैलिग्नेंसी होती है तो इस केस में फेशियल पाल्सी होगी, फेशियल नर्व इन्वॉल्व होगी। इन्वेस्टिगेशन एफएनएसी करेंगे, पता चल जाएगा हाई ग्रेड है कि लो ग्रेड है। सीटी और एमआरआई करेंगे, देख लेंगे ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग सर्जरी प्लान करेंगे। इसके अलावा अगर टीएनएम स्टेजिंग की बात करें तो टी हमारे पास 4 तक जा सकते हैं, एन जो है हमारे पास 3 तक जाएंगे और एम जो है वो एम नॉड या M1 है। सो अगर बात करें टी की, विच इज़ द प्राइमरी ट्यूमर, टी एक्स का मतलब है कैन नॉट बी असेस्ड, कोई रीज़न है जो असेस नहीं हो सकता है उसका प्रोटीन ही ना हो सकता है कोई और सर्जरी हुई हो सकता है कोई और ग्राफ्ट वगैरह लगे हो, हम असेस नहीं कर सकते। टी नॉट का मतलब हमने असेस किया लेकिन हमें मिला नहीं, तसल्ली की हमने लेकिन कोई ट्यूमर नहीं है, टी नॉट। टी आई एस का मतलब कार्सिनोमा इन सिटू है, अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन से पीछे अभी इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को इवेट नहीं किया। T1 का मतलब ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटीमीटर छोटा है। T2 का मतलब 2 से 4 सेंटीमीटर है। T3 का मतलब 4 से 6 सेंटीमीटर है। T4 का मतलब कि इसने आसपास अपने हमसायों को उंगलियां करना शुरू कर दी हैं। सो इट हैज़ इन्वेडेड द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल मैंडिबल हो गया, स्किन वगैरह होगी। इसके अलावा रीजनल लिम्फ नोड्स की बात करें, NX रीजनल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड, कोई वजह है कि असेस हो ही नहीं सक रहे। एन नोड हमने असेस किया, हमने पूरी तसल्ली की, सारे स्कैन्स किए लेकिन हमें नहीं मिले, देर इज़ नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। N1 इसका मतलब है कि लिम्फ नोड का जो साइज़ है वो 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक है। N2 को डिवाइड करते हैं 2A 2B 2C में। 2A का मतलब सिंगल इप्सिलैटरल लेकिन साइज़ 6 सेंटीमीटर से कम। 2B का मतलब मल्टीपल इप्सिलैटरल लेकिन साइज़ 6 सेंटीमीटर से कम। 2C का मतलब बाईलैटरल लेकिन साइज़ 6 सेंटीमीटर से कम। और N3 का मतलब है कि मैट्स है और साइज़ जो है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस की बात करें, एम नॉड नो मैट्स, M1 यस मैट्स प्रेजेंट। स्टेज इसी को देख के ही बना लेंगे, स्टेज 0 1 2 3 4। 0 का मतलब है कार्सिनोमा इन सिटू है, नो मैट्स नो लिम्फ नोड। जो स्टेज 1 है उसे हम कहेंगे 100, यानी T1 N नॉड M0। स्टेज 2 है उसे कहेंगे 200, यानी T2 N नॉड M0। ये निमोनिक है सिर्फ 100 200। T3 स्टेज के अंदर क्या होगा, 300 भी हो सकता है, उसके अलावा 110 हो सकता है, 210 हो सकता है और 310 हो सकता है। अभी 110 210 310 का क्या मतलब है, 110 का मतलब है 110 T1 N1 M0। 210 का क्या मतलब है 210 T2 N1 M0। 310 का क्या मतलब है 310 T3 N1 M नॉड। अब इससे ज़्यादा जो सीन बिगड़ सकता है वो स्टेज 4 है, इसमें कोई भी T हो जाए, कोई भी N हो जाए, मैट्स प्रेजेंट हो, और अगर मैट्स नहीं प्रेजेंट तो नोड N2 हो सकता है, N3 हो सकता है, N0 हो सकता है, NET या T4। दिस इज़ गोइंग टू बी स्टेज 4। इसके अलावा ट्रीटमेंट, वेल हमने हिस्टोपैथोलॉजी कराई तो 2 कंडीशंस हैं, या तो ट्यूमर जो है वो लो ग्रेड आया है या फिर हाई ग्रेड आया है। अगर तो ट्यूमर लो ग्रेड आया है तो उसमें सिर्फ सुपरफिशियल पैरोडैक्टमी करेंगे, डीप लोब को नहीं छेड़ेंगे। और अगर ट्यूमर हाई ग्रेड आया है तो इसमें रेडिकल पैरोडैक्टमी करेंगे। रेडिकल का मतलब है हमने हर चीज़ जो है वो जड़ से उखाड़ देनी है, जो जो मिलना है हमने उखाड़ते जाना है। सो रेडिकल में हम क्या क्या उड़ाएंगे, वेल पहली बात प्रोटेड ग्लैंड उड़ाएंगे, सुपरफिशियल भी डीप भी कंप्लीट उड़ा देंगे। उसके अंदर फेशियल नर्व जा रही थी उसको भी उड़ा देंगे, उसके साथ मैसेटर मसल लगा हुआ था उसको भी उड़ा देंगे। इसके अलावा नेक के अंदर जितने लिम्फ नोड्स हैं सो नेक डाइसेक्शन भी करेंगे। सो इसमें जो कुछ मिलता जाएगा हम उड़ाते जाएंगे। दिस इज़ रेडिकल। ये तब करेंगे जब हाई ग्रेड ट्यूमर्स होंगे, और अगर लो ग्रेड होंगे तो सुपरफिशियल पैरोडैक्टमी करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पैरोटिड सर्जरी की है, हिमाटोमा बन सकता है, उसके अलावा सिरोमा बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, उसके अलावा फेशियल नर्व की वीकनेस टेम्परेरी परमानेंट दोनों हो सकती है, ईयर लोब के अंदर नम्बनेस हो सकती है, दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ट्रांजैक्शन। वेल जब भी ईयर लोब के अंदर नम्बनेस आएगी परमानेंट तो इसका मतलब कि हमने खच बजाई या हमने पेशेंट की ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को काट दिया। इसके अलावा फ्रेज सिंड्रोम हो सकता है। अब ये फ्रेज सिंड्रोम क्या चीज़ है, क्या भला है, वेल होता है इसमें नॉर्मली एक नॉर्मल बंदे के अंदर क्या होता है कि जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है वो सैलिवरी ग्लैंड्स को सप्लाई करी होती है। जब हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं तो फिर ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो है पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स के थ्रू जितनी सैलिवरी ग्लैंड की सिक्रीशन है उसे कंट्रोल करी होती है। अब जब हम पैरोटिड ग्लैंड को उड़ाते हैं तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व को अगर डैमेज हो जाए तो थोड़े से इसके फाइबर्स जो है वो कट जाएंगे। फिर ये फाइबर्स क्या करेंगे, ये अपने आप को रीजनरेट करेंगे, और ये इतने कोई चवल होते हैं इनको पता ही नहीं होता रीजनरेट किस तरह करना है। सो ये रीजनरेट
इनअप्रोप्रिएटली करते हैं, और ये बजाय इसके कि अपने सलिवरी ग्लैंड्स को ही इनर्वेट करें, ये साइड वाले जितने स्वेट ग्लैंड्स हैं ये चवल उनको भी जाकर इनर्वेट कर देते हैं। फिर होता क्या है कि जैसे ही हम मुंह के अंदर खाना डालते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, इसकी जितना एक्शन पोटेंशियल है वो कन्वे होता है ग्लैंड्स को। होना किसको चाहिए था? सलिवरी ग्लैंड को, लेकिन अब ये इनअप्रोप्रिएटली रीजनरेट हुई पड़ी है, तो अब ये स्वेट ग्लैंड्स को जो है इनर्वेट कर रही है। सो अगर फ्रे सिंड्रोम को सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो पसीना आता है, दिस इज़ फ्रे सिंड्रोम। होना ये चाहिए था खाना खाकर सलिवरी सिक्रीशंस आनी चाहिए थी, और इसमें डैमेज किसको? ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व को। सो अगेन वही, जब पेशेंट इसमें आएगा तो क्या कहेगा? स्वेटिंग और एरेथीमा होगा जैसे ही मैं खाना सूंघता हूँ या जैसे ही मैं खाना खाता हूँ। तो मैनेजमेंट किस तरह है? वेल, मैनेजमेंट सिंपली प्रिवेंशन है। सो अब क्या प्रिवेंशन हो सकती है? वेल, जो स्किन है उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, और स्किन के अंदर क्या पड़ा है जी? पैरोटिड ग्लैंड, जो कि खुद एक सैलिवरी ग्लैंड है। सो इस स्वेट ग्लैंड्स यानी स्किन और पैरोटिड ग्लैंड जो कि एक सैलिवरी ग्लैंड है, इन दोनों ग्लैंड के बीच में हम पर्दा किसी तरह क्रिएट कर दें, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट ना होने दें। सो क्या क्या कर सकते हैं? स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड का मसल फ्लैप लगा सकते हैं, इसी तरह कोई टेम्परेरी फेशियल फ्लैप लगा सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो है वो घुसाड़ दे बिटवीन स्किन एंड पैरोटिड बेड। अब मैनेजमेंट किस तरह है? वेल, एंटीप्रेस्पिरेंट्स दे सकते हैं, उसके अलावा न्यूरोनेक्टमी कर सकते हैं, जिसे हम सिंपली कहें डीनर्वेशन ऑफ द नर्व, या फिर बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो इंजेक्ट कर देंगे स्किन के अंदर। अब यहाँ पर कुछ मज़े की बातें। सलिवरी ग्लैंड्स के जितने भी ट्यूमर्स हैं वो रिलेटिवली अनकॉमन है। अगर हेड एंड नेक में कोई ट्यूमर आ गया है तो 2% चांस है कि वो सलिवरी ग्लैंड का ट्यूमर हो, बाकी जितने 98% वो कोई और ट्यूमर्स हो सकते हैं। अब ये जो 2% ट्यूमर्स हैं ये सलिवरी ग्लैंड्स के हैं, इनमें से जो 85% सलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं वो पैरोटिड में से निकल रहे हैं, और इन 85 में से जो 10% है वो मलिग्नेंट है, 90% पैरोटिड बिनाइन है। सो इसके अलावा अगर सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के ट्यूमर्स की बात करें, सपोज इनके अंदर कोई ट्यूमर निकल आया तो 50% चांस है कि वो मलिग्नेंट हो और 50% चांस है कि वो बिनाइन हो। इसके अलावा अगर माइनर सलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स की बात करें तो हमारे पास 80% चांस है कि वो मलिग्नेंट है, 10% चांस है कि वो बिनाइन है। सिंपल क्विक समरी, जितने भी हेड एंड नेक के ट्यूमर्स हैं उनमें से जो 2% है वो सलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं। इसके अलावा इनमें से भी जो 85% है वो पैरोटिड के हैं, बाकी जो 25% है वो सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और ये सो एंड सो ग्लैंड्स के हो सकते हैं। अब अगर पैरोटिड के अंदर कोई ट्यूमर निकल आया है तो 10% चांस है कि वो मलिग्नेंट है, 90% चांस है कि वो बिनाइन है। और अगर कोई ट्यूमर सबलिंगुअल या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर निकल आया है तो 50% चांस है कि वो बिनाइन हो या मलिग्नेंट हो। हाँ, इसके अलावा अगर कोई ट्यूमर माइनर सलिवरी ग्लैंड के अंदर निकला है तो 80% चांस है कि वो मलिग्नेंट हो। इसके अलावा अगर बात करें सुपरफिशियल पैरोडैक्टमी की तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ रिमूवल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड दैट इज़ सुपरफिशियल टू फेशियल नर्व। सो इसमें सिंपली करेंगे क्या? सबसे पहले इंसिजन देंगे। इंसिजन कहाँ से कहाँ देना है? जो कान के आगे प्री ऑरिकुलर क्रीज है, स्किन क्रीज, यहाँ पे इंसिजन देना है इस रिलैक्स प्री ऑरिकुलर स्किन क्रीज के अंदर। इस इंसिजन को नीचे की तरफ लाते 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 जो ईयर का लॉब्यूल है वहाँ तक ले आना है। फिर जिस तरह ईयर का लॉब्यूल घूम रहा है, कर्व कर रहा है, इसी के आगे इंसिजन भी ऐसे घुमा देना है। फिर इस इंसिजन को लेते लेते अप टू द टिप ऑफ मास्टॉइड ले जाना है, यानी हमने कान के आगे से शुरू किया, इसके बाद नीचे चलते गए नीचे चलते गए, जहाँ पे ईयर का लॉब्यूल है वहाँ पर कर्व किया, और फिर हम इसको ले गए टुवर्ड द टिप ऑफ द मास्टॉइड। फिर वहाँ पर हुआ क्या कि एंटीरियर बॉर्डर होगा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का, वही जो कर्व है उसको कंटिन्यू कर देना है अलोंग द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। यहाँ पर नेचुरल स्किन क्रीज होती है। उसके अलावा फिर क्या करेंगे? सब प्लेटिस्मल फ्लैप्स को रेज कर देंगे, देखेंगे कि ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व कहाँ है, उसको प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि अगर ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को हमने काट दिया तो परमानेंट नामनेस हो जाएगी ईयर लोब की। फिर होगा क्या कि हमें इतना मोटा एक स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल नज़र आ रहा होगा, उसके एंटीरियर बॉर्डर के आगे ना एक फेशिया होगा, उसको हमने इंसाइज करते जाना है और वहाँ तक इंसाइज करना है जहाँ तक मास्टॉइड प्रोसेस आएगा।
फिर इसके बाद हमने फेशियल नर्व को एक्सपोज करना है। वो हमने कहा था ना स्टाइलोमास्टोइड फोरामिना से निकल के ये फिर इस प्रोटेट के अंदर घुसती है। सो जो मेन ट्रंक होगी फेशियल नर्व की उसे हमने एक्सपोज करना है। और ये किस तरह आ रही होगी, जो कान के बाहर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके नीचे से इंफीरियरली वहाँ से जा रही होगी। फिर जहाँ जहाँ ये फेशियल नर्व जा रही होगी हमने इसको फॉलो करते जाना है। और हमने पढ़ा था कि फिर ये एंड में आकर गूज फीड देती है, यानी 5 डिफरेंट ब्रांचेस देती है। सो हमने इस फेशियल नर्व को अच्छी तरह ट्रैक कर लेना है, कहाँ कहाँ जाना है और इसको हमने बचा लेना है। फिर जितना भी ग्लैंड है दैट इज़ सुपरफिशियल टू द फेशियल नर्व उसे हमने काट देना है, रिमूव कर देना है। दिस इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल पैरोडेक्टमी। वेल इस केस में तो हमने सिर्फ सुपरफिशियल जो पैरोटिड ग्लैंड है उसे रिमूव किया है। हाँ, अगर डीप पैरोटिड ग्लैंड वो भी इन्वॉल्व हो जाए फिर हम क्या करेंगे। वेल इस केस में 2 ऑप्शंस आ सकते हैं। टोटल कंजर्वेटिव पैरोडेक्टमी भी हो सकता है और रेडिकल पैरोडेक्टमी भी हो सकता है। अगर तो हमने सिर्फ सुपरफिशियल पैरोटिड और डीप पैरोटिड को रिमूव करना है, फेशियल नर्व को प्रिजर्व करना है, जो बीच वाली फेशियल नर्व है जो सैंडविच हुई पड़ी है उसको हमने प्रिजर्व करना है। दिस इज कॉल्ड टोटल कंजर्वेटिव पैरोडेक्टमी। और अगर हमने फेशियल को भी रिमूव कर देना है, सुपरफिशियल पैरोटिड को भी रिमूव कर देना है, डीप पैरोटिड को भी रिमूव कर देना है, सब कुछ रिमूव कर देना है, आसपास जितना फेशिया फैट मसल सब कुछ रिमूव कर देना है, तो हम उसे कहेंगे रेडिकल पैरोडेक्टमी। सो अगर टोटल कंजर्वेटिव पैरोडेक्टमी की बात करें तो इसमें सुपरफिशियल और डीप पैरोटिड रिमूव करेंगे, फेशियल नर्व को जो है वो कंजर्व करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टोटल कंजर्वेटिव पैरोडेक्टमी। सो इसमें डीप लोब जो इन्वॉल्व होगा उसको भी रिमूव करेंगे। और इसमें करेंगे क्या कि पहले तो हम सुपरफिशियल पैरोटिड रिमूव करेंगे, फिर हमें वो फेशियल नर्व जो है वो नज़र आ रही होगी, जेंटल ट्रैक्शन थोड़ा सा ना खींचेंगे फेशियल नर्व को और उसको डीप लोब से हम फ्री करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और फेशियल नर्व को लिफ्ट करेंगे अलॉन्ग विद इट्स ब्रांचेस। फिर जो है डीप लोब वो सेपरेट हो जाएगा, उसको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लंट एंड शार्प डाइसेक्शन। उसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें रेडिकल पैरोडेक्टमी की, क्योंकि रेडिकल है तो इसका मतलब हमने हर चीज़ जो है वो जड़ से उखाड़नी है। सो इसमें क्या क्या उखाड़ेंगे, दोनों लोब्स, सुपरफिशियल पैरोटिड भी डीप पैरोटिड भी, उनके अंदर जो फेशियल नर्व सैंडविच हो रही है उसको भी उड़ा देंगे। उसके अलावा फैट जितने आसपास होंगे उसे उड़ा देंगे, फेशिया होंगे उड़ा देंगे। मसल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैसिटर, टेरिगोइड, बक्सिनेटर, इन सारे मसल्स को उड़ाते जाएंगे। जो जो चीज़ हमारे कहते हैं ना नेड़े लगती जाएगी हम उसको उड़ाते जाएंगे, इसमें यही करना है। इसके अलावा अगर लिम्फ नोड नेक के अंदर हैं तो उसकी भी नेक डाइसेक्शन करेंगे। ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी, मुंह के अंदर क्या क्या ट्यूमर्स, रसोलियाँ, ये चीज़ें निकल सकती है। इसमें कुछ प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस हैं, कुछ जो है वो कैंसर है जिसे हम ओरल कैंसर कहते हैं या माउथ का कैंसर कहेंगे। वेल सबसे पहले अगर प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस की बात करें तो हाई रिस्क भी होती हैं, लो रिस्क भी होते हैं। हाई रिस्क में बात कर सकते हैं एरिथ्रोप्लेकिया की, ये रेड कलर का प्लैक होगा, या फिर क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, क्रॉनिक कैंडिडियासिस है उसे भी हम कहेंगे दिस इज़ हाई रिस्क रीजन। लो रिस्क रीजन की क्या आ सकता है, लाइकन प्लानस आ सकता है, या फिर एसएलई का जो डिस्कॉइड होते हैं लीजन्स वो आ सकते हैं। दीज आर लो रिस्क लीजन्स। अगर सबसे पहले ल्यूकोप्लेकिया की बात करें, ल्यूकोमीन वाइट, प्लेकिया मीन पैच, सो इट इज़ एनी वाइट पैच या एनी प्लैक दैट हैज़ नो ऑब्वियस कॉज। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है, कोई लाइकन स्क्लेरोसिस है, कोई मुंह के अंदर वाइट कलर का पैच नज़र आ गया जिसकी कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है, दिस इज़ ल्यूकोप्लेकिया। इसको हम क्लिनिकली करेक्टराइज नहीं कर सकते, पैथोलॉजिकली किसी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं कर सकते। स्मूथ भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है, फिशड भी हो सकता है, स्पैकल्ड भी हो सकता है। अब जो स्पैकल्ड ल्यूकोप्लेकिया ये भी एक इसका वेरिएंट है और इसमें होता क्या है कि इसमें स्पैकलिंग होती है, जिस तरह डॉट डॉट्स होते हैं ना इस तरह स्पैकल्ड की फॉर्म में होता है। और इसकी जो बेस होती है दैट इज़ एरिथीमेटस, रेड कलर की एरिथीमा वाली बेस होगी और उसके ऊपर स्पैकलिंग होगी, वाइट कलर के पैचेस होंगे। इसका जो मलिग्नेंट पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है एरिथ्रोप्लेकिया, एरिथ्रो मीन रेड, प्लेकिया मीन ब्लैक, सो इट इज़ एनी ब्राइट रेड ब्लैक। अगेन इसको भी हम क्लिनिकली पैथोलॉजिकली किसी और डिजीज़ के साथ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एसोसिएट नहीं कर सकते। अगर रेड कलर का पैच है दिस इज़ एरिथ्रोप्लेकिया और इसका जो मलिग्नेंसी का पोटेंशियल है वो 17 टाइम्स ज़्यादा है ल्यूकोप्लेकिया से। और जब भी मुंह के अंदर कोई एरिथ्रोप्लेकिया नज़र आ जाए, रेड कलर का कोई पैच नज़र आ जाए, तो हमें फ़ौरन उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, ईदर सर्जिकली और विद द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। नेक्स्ट इज क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, मुंह के अंदर कैंडिडा है, क्रॉनिक काफ़ी टाइम से, और अब उसके अंदर हाइपरप्लेजिया होने लग गया है, थिक होने लग गया। सो
कैंडिडा कौन सी, कैंडिडा एल्बिकन्स जो है वो वाइट कलर का मुंह के अंदर प्लैक बनाती है, पैच बनाती है, और पर्टिकुलरली ये जो पैच होगा ये कमिशर्स ऑफ द माउथ के अराउंड होगा। जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो टंग की साइड पे होता है, और जो हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस है वो अराउंड द कमिशर ऑफ माउथ होता है। अब ये किन पेशेंट्स के अंदर होगा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, स्टीरॉयड, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट में देखें तो क्या कर सकते हैं, टॉपिकल एंटीफंगल भी दे सकते हैं, ओरल एंटीफंगल भी दे सकते हैं। अगर तो टॉपिकली देना है, ऊपर मुंह के ऊपर लगाना है, तो फिर 6 हफ्ते के लिए, और अगर ओरली देना है तो फिर 2 हफ्ते के लिए। अभी जो क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस है ये एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, और अगर ये परसिस्ट करता जाए तो ये मेलिग्नेंसी के अंदर चेंज हो सकता है। सो इसलिए हम सर्जिकल एक्सिजन करेंगे या फिर लेज़र वेपोराइजेशन करेंगे। इसके अलावा OSF है, विच इज़ ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। जिस तरह नाम बता रहा है, ओरल मीन माउथ के अंदर, सबम्यूकोजा मीन जो सबम्यूकोजा लेयर होती है उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है। सो इट्स अ कंडीशन वेयर देयर इज फाइब्रोसिस इन द सबम्यूकोजल लेयर इन द ओरल कैविटी इंक्लूडिंग टंग। इसके अंदर पेशेंट जो है वो टेनिस्मस, जॉ लॉग इसके साथ प्रेजेंट करेगा। पेशेंट जो होगा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री देगा पान की, छालिया की, मसाला की, बीटल रूट, इन सारी चीज़ों की, ये जितने भी मुंह के कैंसर वाली चीज़ें हैं, चिलीज़ हो सकती हैं। सो इन सारे केसेस में ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हो सकती है। इंटॉलरेंस होगी, जब भी कुछ में चिली चीज़ें खाएगा पेशेंट की, जो होगी वो बच जाएगी सही करके। इसके अलावा इतनी ज़्यादा स्कारिंग हो जाएगी सबम्यूकोजल लेयर के अंदर कि पेशेंट का जो है मुंह नहीं खुलेगा, टेनिस्मस हो जाएगी, टंग मोबिलिटी हो जाएगी, ज़ुबान ऊपर नीचे नहीं कर सकेगा। और इसको ट्रीट कर किस तरह करेंगे, इंट्रा लीजनल इंजेक्शन लगाएंगे स्टीरॉयड का, जहाँ लीजन है, जहाँ फाइब्रोसिस है उसके अंदर स्टीरॉयड ठोक देंगे, या फिर सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, जो चीज़ एक्सरसाइज करेंगे उसकी जगह स्किन ग्राफ्ट लगाएंगे। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, वेल पान, छालिया, बीटल, इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब को रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ओरल कैंसर, एंड दिस इज सिंपली मलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी। लिप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओरल कैविटी में जो जो कुछ है, लिप है, टंग है, फ्लोर ऑफ माउथ है, एल्वेलस है, रिट्रोमोलर, ट्राइगोन है, बक्कल म्यूकोजा, पैलेट, हर चीज़ को जो कुछ ओरल कैविटी के अंदर है ये मलिग्नेंट ट्यूमर्स इन्वॉल्व कर लेंगे। होते क्या है, दिस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर मेटास्टेसिस करते हैं, लिम्फेडेनोपैथी होगी ड्यूरिंग वेरी अर्ली कोर्स। अभी ये ओरल कैंसर हो ही रहा होगा कि पेशेंट को साथ सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी। सो पेशेंट जो है ये प्रेजेंट कर सकता है कि मेरी गर्दन या ये जो मेरे जबड़ा है इसके अराउंड जो है वो गिल्टियाँ बन गई हैं, जिसे लिम्फ नोड्स कहते हैं। इसके अलावा कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, टोबैको स्मोकिंग, पान, अल्कोहल, एरिथ्रोप्लेकिया, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, ये सारे जितनी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है ये ओरल कैंसर के अंदर चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा अल्कोहल, पाल, टोबैको और ये सारी चीज़ें जो डाल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो ओरल कैंसर है इसके साथ अल्सरेशन हो सकती है, लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, यानी गिल्टियाँ बन जाएंगी गर्दन के अंदर। जब पेशेंट कहेगा मैं स्वॉलो करता हूँ, कुछ घूंट वगैरह भरता हूँ तो मुझे मुश्किल होती है। दांत जो है ढीले हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, ये भी हिस्ट्री में उससे पूछेंगे। ट्रिस्मस, जॉ लॉकिंग होगी। इसके अलावा टंग मोबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो फिर इस सारे सिनारियो में हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, FNAC करवा सकते हैं, इंसिजनल बायोप्सी करा सकते हैं। ये तब करेंगे जब हमने FNAC करवाई और हमें कुछ नहीं मिला। एक्सरे कराएंगे, देखेंगे कि बोनी इन्वेजन तो नहीं है ट्यूमर की। नाउ इन दिस ऑल सिनेरियो MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ओरल कैविटी और फेरेंक्स। जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है, ज़ाहिर है ओरल कैविटी के अंदर सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, टंग है, पैलेट है, जितने मसल्स हैं, फेरेंक्स के मसल्स है, फ्रिंजल मसल्स है, so जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके लिए MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसमें एक्सेलेंट विजुअलाइजेशन होगी सॉफ्ट टिश्यूज़ की, और इसके अलावा इसकी TNM स्टेजिंग कर सकते हैं। TNM स्टेजिंग सेम वही है जो सैलिवरी ग्लैंड्स की हमने पढ़ी है। इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं ट्रीटमेंट की, वेल सर्जरी कर सकते हैं और रेडियोथेरेपी, दोनों जो है वो इक्वली इफेक्टिव है। कुछ केसेस में सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ में रेडियोथेरेपी, कुछ में कंबाइन। अगर तो ट्यूमर बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसमें या सर्जरी कर लें या रेडियोथेरेपी, एक ही बात है। ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा रेडियोथेरेपी का भी और सर्जरी का भी। इसके अलावा अगर तो ट्यूमर ने बोन को इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये साथ जॉ जबड़े की सारी बोन खा गया, तो इस केस में सर्जरी प्रेफर करेंगे। और अगर तो ट्यूमर बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मुंह को भर दिया उसने, सो इस केस में भी सर्जरी करेंगे फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। पहले सर्जरी फिर रेडियोथेरेपी। और हमने सपोज़ कोई ट्यूमर था उसकी हमने रेडियोथेरेपी की, सपोज़ स्मॉल ही था, क्योंकि स्मॉल में सर्जरी भी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं।
सो स्मॉल कोई ट्यूमर था, हमने उसकी रेडियोथेरेपी की, वो ट्यूमर जो है डेट दोबारा वापस आ गया, रीअकर हो गया। सो इस केस में क्या करेंगे, अगर रेडियोथेरेपी फेल हो गया, ट्यूमर रीअकर कर रहा है, तो फिर सर्जरी से उसको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा लिप कैंसर हो सकता है, वह लिप कैंसर को क्या करेंगे, अगर तो ट्यूमर स्मॉल है, T1 स्टेज का है, 2 सेंटीमीटर से छोटा है, तो सिंपली एक्सीजन कर देंगे, और जो चीज़ काटेंगे वहाँ पर डिफेक्ट बन गया, उस डिफेक्ट को क्लोज कर देंगे। एक्सीजन एंड प्राइमरी क्लोजर ऑफ डिफेक्ट। अगर तो लिप कैंसर स्मॉल है, T1 स्टेज का है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है। हाँ, अगर इंटरमीडिएट स्टेज का लिप कैंसर है, यानी T2 और T3 स्टेज का है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि जो ट्यूमर है वो 1/3 या 2/3 ऑफ लिप्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसके अंदर फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन भी साथ करनी पड़ेगी। टंग कैंसर की बात करें तो अगर तो टंग कैंसर T1 स्टेज पे यानी 2 सेंटीमीटर से छोटा है और सिर्फ लैटरल टंग के बॉर्डर के ऊपर है, तो हम उसमें पार्शियल ग्लॉसेक्टमी कर देंगे। और अगर जो टंग कैंसर है वो T2 स्टेज का यानी 2 से 4 सेंटीमीटर का है, तो इसमें हम हेमी ग्लोसेक्टमी करेंगे, आधी टंग को रिमूव करेंगे। अगर तो लीजन T3 और T4 स्टेज का है, T3 का मतलब 4 से 6 सेंटीमीटर का है, और T4 का मतलब कि उसने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करना स्टार्ट किया, तो इस केस में टोटल ग्लोसेक्टमी करेंगे और मेजर रिसेक्शन करेंगे इन द फ्लोर ऑफ माउथ। इसके अलावा अगर ट्यूमर T4 स्टेज में है, यानी उसने नियर बाय स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल मैंडिबल को भी जो है वो इरोड कर दिया है, इन्वॉल्व कर दिया है, सो इस केस में साथ हम मैंडिबल को भी निकालेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब इस सारे सिनेरियो में हम टोटल ग्लॉसेक्टमी करेंगे तो हमें हाइपोग्लॉसल नर्व को प्रिजर्व करना पड़ेगा। सो टंग कैंसर को अगर रिवाइज करें जल्दी से, अगर तो T1 स्टेज का यानी 2 सेंटीमीटर से छोटा है और एक लैटरल साइड के ऊपर ही छोटा सा ट्यूमर पड़ा है, तो उसकी हम पार्शियल ग्लोसेक्टमी करेंगे। अगर लीजन जो है T2 स्टेज का है यानी 2 से 4 सेंटीमीटर का है, तो हेमिग्लोसेक्टमी करेंगे। T3 स्टेज का है यानी 4 से 6 सेंटीमीटर का है, या T4 स्टेज का यानी इसने नियर बाय ऑर्गन्स को इन्वेड किया हुआ है, तो इसमें टोटल ग्लोसेक्टमी करेंगे वाइल प्रिजर्विंग द हाइपोग्लॉसल नर्व। और अगर T4 का इसने साइड के ऑर्गन्स को भी इन्वेड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंडिबल, तो फिर इसमें मैंडिबल को भी रिमूव करेंगे। इसके बाद अगर बात करें कार्सिनोमा ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ की, तो फ्लोर ऑफ माउथ में जो वेंट्रल साइड है टंग की वो भी इन्वॉल्व होती है। इसमें नॉर्मली सर्जिकल एक्सीजन करेंगे विद एंटीरियर ग्लॉसेक्टमी एंड एंटीरियर मैंडिबुलर रिसेक्शन यानी एंटीरियर मैंडिबुलेक्टमी। तो अगर फ्लोर ऑफ माउथ की बात करें तो सर्जिकल एक्सीजन ऑफ एंटीरियर ग्लॉसेक्टमी एंड एंटीरियर मैंडिबुलेक्टमी। और अगर ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं किसी फ्लोर ऑफ माउथ में, तो उनकी सिंपल एक्सीजन करेंगे। अब हमने क्या किया है कि एंटीरियर ग्लॉसेक्टमी भी आगे ज़ुबान काट दिया है, एंटीरियर मैंडिबल रिसेक्शन भी कर दिया है, तो अब वो जबड़ा आगे से इतना काट दिया है, हड्डी काट दिया है, तो अब उसको रिकन्स्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। सो फिर इसमें रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे मैंडिबुलर डिफेक्ट की, और इसमें बोन ग्राफ्ट लेंगे। फिब्यूला से भी ले सकते हैं, आइलिक क्रेस्ट से भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कार्सिनोमा ऑफ बकल म्यूकोजा की, तो इसके हम वाइड एक्सीजन करेंगे और बकल म्यूकोजा के अंडरलाइंग जो बक्सीनेटर मसल्स हैं उन्हें भी साथ काट देंगे। सो बकल म्यूकोजा एंड बक्सीनेटर मसल्स, इनकी वाइड एक्सीजन करेंगे। और अगर बकल म्यूकोजा के ट्यूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, तो ये तो काटेंगे, बकल म्यूकोजा भी काटेंगे, बक्सीनेटर भी काटेंगे। इसके अलावा मैक्सिला भी काटना पड़ सकता है, टॉन्सिलर फोसे और मैंडिबल भी काटने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर लोअर एल्वेलस में कार्सिनोमा हुआ है तो इसमें सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, और अगर बोन इन्वॉल्वमेंट है तो फिर साथ बोन को भी रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंडिबल इन्वॉल्व है तो मैंडिबल को भी रिमूव करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें मैनेजमेंट ऑफ नेक इन ओरल कैंसर, अब जितने भी ओरोफ्रेंजियल कैंसर्स हैं उसमें सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी ज़रूर होती है। अगर बात करें कार्सिनोमा ऑफ टंग की, ज़ुबान के कैंसर की, तो इसमें जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स होते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी में किस में होंगे, कार्सिनोमा ऑफ टंग में। और ये इतने छोटे होते हैं कि लिम्फ नोड का साइज़ नहीं बड़ा होता, लिम्फ नोड खुद इम्पैल्पेबल होते हैं। जब हम उनकी हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स होते हैं, दैट्स सीन इन कार्सिनोमा ऑफ टंग। फिर इसमें क्या करेंगे, ऐसे लिम्फ नोड्स को भी हम रिमूव करेंगे और प्राइमरी ट्यूमर को ट्रीट करेंगे। अब जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उन्हें हमने 6 लेवल्स के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। वो 6 लेवल्स क्या हैं, वेल अगर सबसे पहले लेवल 1 की बात करें तो उसमें सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 अपर जुगलर, मिडल जुगलर, लोअर जुगलर। लेवल 5 के अंदर पोस्टीरियर ट्रायंगल के नोड्स आ जाएंगे, और लेवल 6 दोबारा वापस हम फ्रंट के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल, पैराइसोफेजियल नोड्स होंगे। सो लेवल 1
सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, ये फ्रंट से स्टार्ट हो रहा है। 2, 3, 4 पीछे चल जाएंगे, अपर मिडल लोअर जुगलर। लेवल 5 के ऊपर पोस्टीरियर ट्रायंगल, और लेवल 6 फिर हम आगे की तरफ आ जाएंगे विच इज़ एंटीरियर कंपार्टमेंट कंटेनिंग प्रीट्रेकियल, पैराट्रेकियल, पैराइसोफेजियल नोड्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो जितने ओरल कैंसर्स हैं उनके अंदर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इनलार्ज होंगे, लिम्फेडेनोपैथी होगी। अगर तो एन नोड N1 N2 हैं तो उसके लिए हम सर्जरी करेंगे, N3 है तो उसके लिए हम रेडियोथेरेपी करेंगे। ये एन नोड N1 N2 क्या है? वेल एन नोड का मतलब है नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, N1 का मतलब 0 से 3 सेंटीमीटर, N2A 2B 2C हमने बताए थे। 2A का मतलब इप्सी लैटरल लेस देन 6 सेंटीमीटर, 2B का मतलब मल्टीपल इप्सी लैटरल लेस देन 6 सेंटीमीटर, 2C का मतलब कि बायलैटरल या कंट्रालैटरल लेस देन 6 सेंटीमीटर, और N3 का मतलब है कि मैट्स हो गए हैं या ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। सो अगर तो मैट्स हो गए हैं तो इस केस में सिंपली हम रेडियोथेरेपी करेंगे, और अगर मैट्स नहीं है तो सर्जरी करेंगे। सर्जरी किस तरह कर सकते हैं? रेडिकल नेक डाइसेक्शन की फॉर्म में कर सकते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन भी कर सकते हैं, या फिर सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन भी कर सकते हैं। वेल पहली बात तो सीधी है रेडिकल, जहाँ रेडिकल का आ गया वहाँ मतलब हमने अन्यवाद चीर फाड़ कर देनी है, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब थोड़ा सा हथौला रख देना है, ठीक है। और सेलेक्टिव का मतलब बहुत ही चुन के हमने सिर्फ वो नोड निकालने हैं जो गड़बड़ दे रहे हैं, सारे नोड नहीं छेड़ने, ठीक है। तो रेडिकल एक बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है, इसके अंदर बहुत तबाही है। सेलेक्टिव दूसरा एक्सट्रीम एंड है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हम सेलेक्टिव हैं, और बीच में जो बीच वाला काम है वो मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन है। रेडिकल का मतलब हर चीज़ जड़ से निकाल देनी है, जो मिलना जो चीज़ हमारे नेड़े लगेगी हमने उसको उखाड़ देना है। दिस इज़ रेडिकल नेक डाइसेक्शन। इसमें होगा क्या? सारे लिम्फ नोड के ग्रुप निकाल देने हैं, 1 2 3 4 5 6, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, अपर मिडल लोअर जुगुलर, पोस्टीरियर ट्रायंगल, एंटीरियर कंपार्टमेंट, सारे नोड्स निकाल दिए। अलॉन्ग विद और क्या क्या आसपास चीज़ें होंगी, आसपास इंटरनल जुगुलर वेन होगी वो निकाल देंगे, एसेसरी नर्व होगी वो निकाल देंगे, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल होगा वो निकाल देंगे। सो मसल अलॉन्ग विद इट्स नर्व एंड वेन एंड ऑल द नोड्स, जो कुछ हमें मिलता जाएगा, दिस इज़ रेडिकल नेक डाइसेक्शन। मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन में क्या करना है? रेडिकल ही करना है लेकिन थोड़ा सा हाथ हौला रखना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लिम्फ नोड्स तो सारे ही निकाल देने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये जो बाकी जितनी चीज़ें थी ना, इंटरनल जुगुलर, एक्सेसरी नर्व, या फिर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल, इनमें से किसी एक या हो सके तो सबको प्रिजर्व करने की कोशिश कर लेनी है। हो सके तो एक्सेसरी नर्व को प्रिजर्व कर लो, उसके साथ अगर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड भी प्रिजर्व होता है तो कर लो, उसके साथ अगर इंटरनल जुगुलर भी होती है तो प्रिजर्व कर लो। तीनों में से कोई एक हो रहा है तो कोशिश करो कि प्रिजर्व करो। सो कोशिश करनी है इन तीनों में से प्रिजर्वेशन की, जिसको प्रिजर्व कर सकते हैं दैट्स गुड, लेकिन जो लिम्फ नोड है उन्हें उड़ा देना है, उनके लिए कोई रहम नहीं है। दिस इज़ मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन। उसके अलावा सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन क्या है? हम और ज़्यादा सेलेक्टिव चलेंगे। इन चीज़ों को तो प्रिजर्व हमने करना ही करना है। किसको? एक्सेसरी नर्व नहीं उड़ानी, इंटरनल जुगुलर नहीं उड़ानी, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड नहीं उड़ाना। पीछे रह गए नोड्स, नोड्स भी सारे नहीं उड़ाने, सिर्फ वो वाले जो गड़बड़ कर रहे हैं। सेलेक्टिव लिम्फ नोड्स को रिमूव करना है, और मेजर लिम्फ नोड ग्रुप्स को हमने प्रिजर्व करना है अलॉन्ग विद प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सेसरी नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, या फिर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल, एंड दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन। अब अगर बात करें कि ओरल कैंसर हुआ है जिसकी वजह से सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो गई है, सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? अगर एन नॉड है, ठीक है, ओरल कैंसर है लेकिन कोई सर्वाइकल लिम्फ नोड नहीं इनलार्ज, सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन। सेलेक्टिव वही बहुत ही हमने सेलेक्टिव, सिर्फ जो नोड्स गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें रिमूव करना है। इसके अलावा अगर N1 है, N1 का मतलब है कि जो लिम्फ नोड है उसका साइज़ है हमारे पास दैट इज़ 0 to 3 सेंटीमीटर। अगर 0 से 3 सेंटीमीटर है तो फिर इसमें सिंपली हमने सेलेक्टिव नेक डाइसेक्शन अगेन करनी है। N2A N2B, N2A N2B में रेडिकल भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड नेक डाइसेक्शन फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, ये दोनों कर सकते हैं। N2A N2B में क्या क्या आ सकते हैं? N2A के अंदर आ सकता है सिंगल इप्सिलैटरल लेस देन 6 सेंटीमीटर, N2B के अंदर मल्टीपल इप्सिलैटरल लेस देन 6 सेंटीमीटर, और अगर N2C नोड आ गया है तो इसमें बायलैटरल नेक डाइसेक्शन करेंगे विद प्रिजर्वेशन ऑफ जुगुलर वेन ऑन वन साइड और अदर, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी।
और अगर N3 हो गए मैट्स हो गए तो इसमें सिंपली रेडियोथेरेपी। फिर सर्जरी करने का फ़ायदा क्या, ऑलरेडी मैट्स जो हैं वो फैले पड़े हैं, फिर बस सर्जरी करें और पूरी सी ट्रीटमेंट करें। वो पेशेंट तो ऑलरेडी बाजी गया वो, और उसको क्या बजानी है और उसकी क्या गर्दन काटनी है। अब अगर बात करें मेटास्टैटिक सर्वाइकल लिम्फ नोड की, तो अगर कोई एसिम्टोमेटिक एनलार्जमेंट हो जाती है सर्वाइकल लिम्फ नोड की किसी एडल्ट में, तो 85% चांस है कि वो मलिग्नेंट है। कोई अगर बंदा आ रहा है कह रहा है कि ये मेरी गर्दन में गिल्टियाँ बन गई है, मुझे तो कुछ भी नहीं है, 85% चांस है कि वो मलिग्नेंसी हो। अब जितने भी नेक के अंदर लिम्फेडनोपैथी होती है उसमें से 70% जो है वो ट्यूमर्स होते हैं हेड और नेक के। हो सकता है कोई ओरल कैंसर हो सकता है कोई और हेड और नेक का कैंसर हो। सो 70% जितने हेड और नेक के ट्यूमर्स या कैंसर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं सर्वाइकल लिम्फेडनोपैथी, और 30% जो है वो बाकी थ्रू आउट। फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाता है कैंसर ऑफ स्टमक के अंदर या कैंसर ऑफ ब्रोंकस के अंदर। सो ये बाकी 30% कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। अब हमने बात की कि सर्वाइकल लिम्फेडनोपैथी अगर हुई है तो 70% कॉज है हेड एंड नेक। इसमें से भी जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो लिम्फोमा के हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लिम्फ नोड है दैट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट मैलिग्नेंसी? वेल, लिम्फ नोड का जो साइज़ होगा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, इसका मतलब मैलिग्नेंट है। हार्ड होगा, पेनलेस होगा, रैपिड इनलार्जमेंट होगी, ये सारे फीचर्स हैं मैलिग्नेंसी के। सो जो कॉमनेस्ट साइड की अगर बात करें कि सर्वाइकल लिम्फेडनोपैथी हुई क्यों है, कहाँ से ट्यूमर आ रहा है, कॉमनेस्ट प्राइमरी साइट्स क्या हैं। हो सकता है कि नेजोफेरेंक्स का कैंसर हो, उसकी वजह से सर्वाइकल लिम्फेडनोपैथी हो सकता है ओरोफेरेंक्स का कैंसर हो, कैंसर ऑफ बेस ऑफ टंग हो, हाइपोफेरेंक्स हो, सुप्राग्लॉटिक लैरिंक्स हो, टॉन्सिल हो। सो इन सारे कैंसर्स के अंदर या इन सारे साइट्स के ऊपर कोई भी मेटास्टेसिस होगी, लीजन होगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एज सर्वाइकल लिम्फेडनोपैथी। उसके अलावा अगर सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स की बात करें, लेफ्ट वालों की बात करें, तो इन्हें कहते हैं विरकोज नोड। अब ये जो सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स है ना, ये हेड एंड नेक से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, दे आर मोर रिलेटेड टू द लोअर स्ट्रक्चर्स। सो नीचे क्या क्या आ सकता है, नीचे ब्रोंकस है, कोई ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, सो इस केस में सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो सकते हैं। या स्टमक का गैस्ट्रिक कैंसर है तो इस केस में भी सुप्रा क्लेविकुलर इनलार्जमेंट हो सकती है लिम्फ नोड की, और अगर लेफ्ट साइड के ऊपर होगा दिस इज़ कॉल्ड विरकोज नोड। अब अगर इन सारी मलिग्नेंसीज को देखें जिसकी वजह से लिम्फेडनोपैथी हुई है, तो 70% ऑफ टाइम जो है हम ईएनटी असेसमेंट के थ्रू कैंसर जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी पेशेंट आएगा उसकी हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, स्क्रॉटल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, ताकि हम जो कैंसर है उसका प्राइमरी ओरिजिन उसे ट्रैक करें। सीटी एमआरआई हेड और नेक की करवानी पड़ेगी। लिम्फ नोड्स की हम बायोप्सी भी करवा सकते हैं अगर हमें ओरिजिन नहीं कंफर्म कि लिम्फ नोड क्यों स्वेल हुआ है, प्राइमरी मैट्स कहाँ पर हैं, हेड एंड नेक में है, कहीं और है, तो इस केस में हम बायोप्सी करवाएंगे। इसके अलावा सीटी चेस्ट, सीटी एब्डोमेन, सीटी पेल्विस, सीटी स्क्रोटम, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ट्यूमर मार्कर्स करा सकते हैं, CEA, अल्फा फीटोप्रोटीन्स वगैरह, ये हमें बताएंगी कि प्राइमरी मैलिग्नेंसी कहाँ पर है। सपोज पेशेंट था, उसके हेड और नेक के अंदर प्राइमरी ट्यूमर था जिसकी वजह से उसको सर्वाइकल लिम्फेडनोपैथी हुई थी। हमने अगर बायोप्सी करवा ली प्राइमरी हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी की और वो पॉजिटिव आ गई, फिर तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि जो लिम्फेडनोपैथी हुई है वो इसी ट्यूमर की वजह से है। फिर उन सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की हमें बायोप्सी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर हमने प्राइमरी ट्यूमर को ट्रैक कर दिया दैट इज़ विद इन द हेड एंड नेक, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की भी बायोप्सी करवाएं। फिर हम अपना डायग्नोसिस छोड़ के अब ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। अब इन लिम्फ नोड्स का कुछ करना है। वेल, इस केस में रेडिकल नेक डाइसेक्शन कर सकते हैं या फिर रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड की बायोप्सी हम तब करेंगे जब हमें प्राइमरी ट्यूमर नहीं पता चलेगा हेड एंड नेक से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, स्क्रोटम में से आ रहा है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा अगर हमें नहीं समझ आ रही, फिर इस केस में हम उस सर्वाइकल लिम्फ नोड की बायोप्सी करवाएंगे। हमें पता चल सकता है लिम्फोमा है, हॉजकिन हुआ तो उसके अंदर वो जो आउल्साई न्यूक्लियस है वो आ सकते हैं, नॉन हॉजकिन है या कहीं और से है। सो इस केस में हमें रियली पता चल सकता है कि मेंटल सेल है, कौन से साइड की हाइपरप्लेजिया है, फॉलिकुलर है, और वो सारी चीज़ें जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी में पता चल सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ नेक स्वेलिंग। अब नेक के अंदर जो लंप या कुछ स्वेलिंग आ सकती है वो कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है, पोस्टीरियर ट्रायंगल के भी अंदर हो सकती है, क्लेविकल से लेकर मैंडिबल के इंफीरियर बॉर्डर या बेस ऑफ स्कल से लेकर कहीं भी हो सकती है। वेल, अब अगर एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो
बेस ऑफ मैंडिबल आएगा, सबसे नीचे जो है वो क्लेविकल्स आएंगी। एंटीरियर साइड के ऊपर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर के ऊपर, और पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड आता है। नाउ दिस इज एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर रिवाइज करें तो इस ट्रायंगल की जो पोस्टीरियर बाउंड्री है दैट इज़ फाउंड बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, और इसका इस ट्रायंगल का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कहाँ पे है, वो मिड लाइन में है, वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, और दूसरी साइड से जो दूसरा एंटीरियर ट्रायंगल होगा वो इसको आकर ज्वाइन करेगा इन द मिडल। अब टॉप एंड की बात करें तो जो इंफीरियर बॉर्डर है मैंडिबल का वो इसको बनाता है, और बॉटम में नीचे क्लेविकल आती है। एंटीरियर ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दैट इज एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। इसी तरह एक पोस्टीरियर ट्रायंगल है तो इसका मतलब दैट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो फिर इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का पोस्टीरियर बॉर्डर है वो इस पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। इसी तरह जो ट्रेपीजियस मसल है उसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो इस पोस्टीरियर ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। इसी तरह नीचे से क्लेविकल होगी और ऊपर जाकर ये ज्वाइन कर देंगे, एपेक्स बना देंगे। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ नेक लंप की बात करें, अगर तो मिड लाइन के अंदर कोई नेक लंप है और मिड लाइन में भी ऊपर ऊपर है, यानी ये जो चिन है इसके नीचे नीचे राउंड में है, तो क्या हो सकता है, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट हो सकती है, सबहायोइड बर्सा हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लाइपोमा, सेबेशियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये तो थी अपर मिड लाइन। अगर लोअर मिड लाइन की बात करें तो थायराइड हो सकता है। इसी तरह अगर लैटरल नेक लंप्स की बात करें, मिड लाइन पे ना हो, साइडों के ऊपर हो, साइडों के ऊपर क्या क्या हो सकते हैं, कोई सिस्टिक मैस हो सकता है या कोई सॉलिड मैस हो सकता है। सिस्टिक में क्या हो सकता है, सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है, ब्रैंकियल सिस्ट हो सकती है, फ्रिंजियल डाइवर्टिकुलम या कोई स्किन लीजन हो सकता है। और अगर सॉलिड की बात करें जो कि नेक के लैटरल साइड्स के ऊपर होगा, लिम्फ नोड हो सकते हैं, स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड ट्यूमर है। अब ये जो ये वर्ड है ये ट्यूमर नहीं है, ये एक्चुअली एक मिसनॉमर है, इट इज़ जस्ट फाइब्रोसिस ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड। होता क्या है कि बचपन में बच्चे को कोई ना चोट लगी होती है, कोई सट लगी होती है, सो वहाँ पर हिमाटोमा बन जाता है, वो ऑर्गेनाइज कर जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, हार्ड मैस बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड ट्यूमर, दिस इज़ अ मिसनॉमर। इसके अलावा कैरोटिड बॉडी ट्यूमर हो सकता है, ये लैटरल नेक लंप में आएगा, और लैटरल नेक लंप के अंदर स्किन लीजन्स आ सकते हैं। 50% अगर नेक स्वेलिंग की बात करें तो वो थायराइड होती हैं, बाकी 50% ये सारी बाकी बलाएँ होती हैं। सो अगर कोई नेक में स्वेलिंग निकल आई है मिड लाइन में तो 50% चांस है दिस इज़ गोइंग टू बी थायराइड। और 40% नेक मैसेज जो होंगे वो मलिग्नेंट होंगे, और इन 40 में से 80% मेटास्टैटिक है, 20% जो है वो प्राइमरी न्यूप्लाज्म है, फॉर एग्जांपल लिम्फोमास हो गए, ट्यूमर्स हो गए सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह के। इसी तरह अगर नेक स्वेलिंग की बात करें तो 10% जो है वो इन्फ्लेमेटरी है। सो अगर सिंपल वर्ड्स में समराइज़ करें, 50% थायराइड होती हैं, 40% मलिग्नेंसी होती हैं, 10% जो है वो इन्फ्लेमेशन होती हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्वेलिंग जब भी होंगी दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज ऑलमोस्ट लिम्फ नोड्स। अब इसका एक सिनेरियो ये हो सकता है कि एक बंदा है वो कह रहा है कि मेरी गर्दन के अंदर बहुत सारी गिल्टियाँ बन गई। अब मल्टीपल स्वेलिंग्स हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज लिम्फ नोड्स। इसके अलावा अगर नेक में हमने स्वेलिंग की बात की थी तो उसमें स्किन की स्वेलिंग्स भी हो सकती है। स्किन में क्या क्या हो सकता है, सेबेशियस सिस्ट हो सकती है, स्किन के अंदर डर्मोइड सिस्ट हो सकती है, स्किन के अंदर लाइपोमा हो सकता है। सो ये जो स्वेलिंग्स है ये कहीं भी आ सकती है, मिड लाइन, साइडों पे, ऊपर, नीचे, एनीवेयर। दीज आर द स्किन स्वेलिंग्स। क्या क्या, सेबेशियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट और लाइपोमा। इसके अलावा अगर मेटास्टैटिक सर्वाइकल लिम्फ नोड है, मीन से जो गर्दन है उसके अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स निकल आए हैं, ठीक है, मेटास्टैटिक है। मेटास्टैटिक के क्या फीचर्स हैं, जल्दी जो है साइज़ में बड़े हो जाएंगे, पेनलेस होंगे, ठीक है, फर्म होंगे। उसके अलावा हो सकते हैं इनके साथ कोई साइनस हो, क्रॉनिक जो ड्रेन कर रहा हो, अल्सरेशन हो। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेटास्टैटिक सर्वाइकल लिम्फ नोड। अगर गर्दन के अंदर कोई ऐसी गिल्टियाँ बन गई हैं जो कि हमें लग रहा है कि मेटास्टैटिक है, तो फिर हमने ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, एब्डोमेन और टेस्टिस को अच्छी तरह एग्जामिन करना है। ओके, अगर बात करें सबसे पहले ब्रैंकियल सिस्ट की, तो होता क्या है कि जैसे जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त जो सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट होती है वहाँ पर कुछ वेस्टिजियल रेमिनेंट रह जाते हैं जो बाद में एडल्टहुड में जाकर यहाँ पर सिस्ट बना देते हैं। एंड दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट in the vestigial remnant of second branchial cleft, इसे हम कहते हैं दिस इज branchial cyst।
अब ये होती क्या है, इसकी एपिथेलियम की अगर बात करें तो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। इसके अंदर थिक टर्बिड फ्लूइड होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है। और ये कहाँ पर होती है, मोस्ट कॉमनली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के एंटीरियर बॉर्डर पे होती है, जहाँ पर जंक्शन हो रही होती है अपर और मिडल 1/3 स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की। अब हमने कहा कि दिस इज अ ब्रैंकियल सिस्ट फिल्ड विद कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, क्योंकि ये सिस्ट है तो ये फ्लक्चुएंट होगी। कोलेस्ट्रॉल है, थिक है, हैवी डेंसिटी मटेरियल है, सो ट्रांसलुमिनेशन पर ये नॉन ट्रांसलुमिनेंट होगी। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो डायग्नोसिस मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, इसकी एक्सीजन कर सकते हैं। सो ब्रैंकियल सिस्ट क्या है, सेकेंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट के अंदर वेस्टिजियल रेमिनेंट होता है जिसमें बाद में सिस्ट बन जाती है, स्क्वेमस एपिथेलियम है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं। होती कहाँ पर है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड पे एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल 1/3। इसके अलावा कीमोडेक्टोमा की बात करें, कीमो मीन्स जो करोटिड बॉडी के जो कीमो रिसेप्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। सो दिस कीमो इज रेफरिंग टू करोटिड बॉडी। सो कीमो मीन्स करोटिड बॉडी, डैक्टोमा मीन्स ओमा मीन्स मास ट्यूमर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोटैटो ट्यूमर। ये बहुत ज़्यादा रेयर है, मोस्ट लाइकली उन लोगों के अंदर होता है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। पहाड़ी इलाकों का क्या मतलब, जो हाई अल्टीट्यूड पर रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है, वो पेशेंट कॉन्स्टेंटली हाइपोक्सिया के अंदर होते हैं। ये जो ट्यूमर है ये कीमो रिसेप्टर सेल्स में से निकलता है, जिस तरह मैंने बताया करोटिड बल्ब की मीडियल साइड में से, और पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा पेनलेस लम्प के साथ, और लॉन्ग हिस्ट्री होगी, कहेगा काफ़ी अर्से से ना, कि 20-30 सालों से ये पेनलेस लम्प जो है ये इधर ही है, बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल। जब हम मैस को चेक करेंगे तो मैस फर्म होगा, पल्सेटाइल। पल्सेटाइल क्यों, क्योंकि करोटिड के साथ लटका हुआ है, करोटिड का ही पार्ट है। सो जैसे जैसे करोटिड फटकेगी ये मैस भी फटकेगा। सो दिस मैस इज़ फर्म, पल्सेटाइल। साइडों पे मूव कर सकता है लेफ़्ट राइट, लेकिन अप डाउन ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। एमआरआई कराएंगे तो इसका एक्सटेंट पता चल जाएगा। अब क्योंकि एक करोटिड वैसल से निकल रहा है तो इस केस में एंजियोग्राफी कराएंगे ब्लड वेसल्स के लिए। सो हम देखेंगे कि इसकी फीडर वेसल्स कितनी है, उनको डिफाइन करने के लिए एंजियोग्राफी कराएंगे। उसके अलावा 5 से 10% केसेस में ये मलिग्नेंट हो सकता है। मलिग्नेंसी हम तब करेंगे जब लिम्फ नोड्स भी पॉजिटिव होंगे और डिस्टेंट मेट्स भी मिलेंगे। अब इस पोटैटो ट्यूमर के अंदर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, बिल्कुल अनरिलायबल है। और दूसरी मज़े की बात कि इस केस में हम बायोप्सी भी नहीं कराएंगे, एफएनएसी भी नहीं कराएंगे, दे आर कंट्रा इंडिकेटेड। अब होगा क्या कि ये क्योंकि पोटैटो ट्यूमर है, ये करोटिड में से निकल रहा है, करोटिड बॉडी ट्यूमर है, वो इतनी हाईली वास्कुलर ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड इतने प्रेशर से फ्लो कर रहा है। सो जब हम बायोप्सी के लिए कोई नीडल वगैरह करेंगे, एफएनएसी करेंगे, तो इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज हो सकती है। सो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर सर्जिकल एक्सीजन करेंगे और बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज हो सकती है। ये ट्यूमर जो है बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग है और रेयरली मेटास्टेसाइज करता है। सो अगर जल्दी जल्दी से रिवाइज करें तो जो कीमोटेक्टोमा है, करोटिड बॉडी ट्यूमर है, रेयर है उन लोगों में होता है जो हाइट्स के ऊपर रहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं। कीमो रिसेप्टर्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ करोटिड बल्ब यहाँ से निकलता है, पेशेंट प्रेजेंट करता है पेनलेस मास के साथ, फर्म है, पल्सेटाइल है, साइड साइड मूव कर सकता है, अप डाउन मूव नहीं करेगा। एमआरआई कराएंगे एक्सटेंट डिफाइन करने के लिए, एंजियोग्राफी कराएंगे फीडर वेसल चेक करने के लिए, बायोप्सी एंड एफएनएसी जो है कंट्राइंडिकेटेड है, हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। मैलिग्नेंसी का डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे, या तो मैट्स है या फिर नोड्स पॉजिटिव है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सीजन करेंगे और वेरी केयरफुली करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है दिस इज सब हायोइड बर्सा। सब हायोइड का मतलब कि हायोइड बोन के पीछे, हायोइड बोन के पीछे जो होता है वो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है। सो हायोइड और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के बीच के अंदर एक बरसा पड़ा होता है जो कि फ्रिक्शन कम करता है। जैसे ही हम चीज़ खाते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होती है, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक बरसा होता है, दिस इज कॉल्ड सब हायोइड बरसा। नाउ दिस इज अ बरसा दैट लाइज इन अ स्पेस बिटवीन हायोइड बोन एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। अब होता क्या है कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रगड़ पड़ती है, इतनी रगड़ पड़ती है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होती है तो सारी कैपिलरीज जो है लीक हो जाती है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और बर्साइटस हो जाता है, विच इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ बर्सा। सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी। अब ये बरसा क्या होता है, बरसा एक ठूस ठूस बॉल होती है, मतलब बॉल टाइप की सी होती है, अंदर फ्लूइड होता है। सो ये सिस्ट लाइक रिप्रेजेंटेशन
जो है वो देता होता है। सो हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएंट है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। सिस्टिक लाइक मास है क्योंकि है ही बर्सा, उससे मिलता जुलता है। सॉफ्ट है बिटवीन हाइड एंड थायरोहाइड मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि जब पेशेंट कहते हैं घूंट भरो, डीग्लूटेशन करो, तो ये जो बर्सा है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन जब हम पेशेंट कहते हैं अपनी ज़ुबान बाहर निकालो, ठीक है, टंग प्रोट्यूड करो, तो ये बर्सा मूव नहीं करता, इट ओनली मूव्स विद डीग्लूटेशन। तो इस तरह हम इसे कंफर्म कर लेंगे कि दिस इज़ सबहायोइड बर्साइटस। ट्रीटमेंट क्या है, एक्सीजन करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया। उसके अलावा स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड ट्यूमर है, जैसे हमने बताया दिस इज़ अ मिसनॉमर। होता क्या है कि जब भी कोई बर्थ ट्रॉमा होता है या बच्चे का जो हाथ वगैरह है वो ज़बरदस्ती से पकड़ के खींचते हैं, ब्रीच डिलीवरी, काका उल्टा पैदा हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गई, या कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इवेंट हुआ है जिसकी वजह से चोट पहुंची है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल को, तो फिर होता क्या है कि इस मसल के अंदर हीमाटोमा बन जाता है। हीमाटोमा जो है टाइम के साथ साथ कहता है कि अब मैंने ठीक तो होना नहीं है, मैं अब इधर रह लूँगा। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हीमाटोमा। हीमाटोमा उधर फिक्स हो गया, उसके अराउंड फाइब्रोसिस हो गई, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके बाद फाइब्रोसिस वगैरह होती है और हमें ऐसा लगता है कि ये जो हार्ड स्मूथ स्वेलिंग है, नाउ दिस इज़ अ ट्यूमर। सो हमने इसको मिस नॉर्मर के तौर पर कहना शुरू कर दिया, दिस इज स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड ट्यूमर। एक्चुअली ये ट्यूमर नहीं है, दिस इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड हीमाटोमा जो कि स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल के अंदर है। अब ये जो स्वेलिंग है ये 3 से 4 वीक्स ऑफ एज में होगी। किस तरह मिलेगी, स्मूथ, हार्ड एंड अडेरेंट टू मसल, मसल के साथ चिपकी हुई होगी। स्मूथ क्यों, क्योंकि जो हीमाटोमा था उसके अंदर सारा फ्लूइड था, उस फ्लूइड ने अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो इट्स स्मूथ, कोई नॉड्यूल्स नहीं बने। हार्ड क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज हो गया, इसकी उसी स्टेज के अंदर फाइब्रोसिस हो गया। सो स्मूथ, हार्ड एंड अडेरेंट टू मसल। सो ये करेगा क्या है, जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उसके बाद फाइब्रोसिस होगी। जब फाइब्रोसिस होगी तो मसल वहाँ से कंट्रैक्ट कर जाएगा, सो कंट्रैक्चर हो जाएगा। और अगर मसल एक साइड के ऊपर कंट्रैक्ट कर गया तो इस तरह गर्दन जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे टॉर्टिकुलस। सो द चिन इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड। जिस साइड के ऊपर हिमाटोमा है, फाइब्रोसिस है, कंट्रैक्चर है, चिन जो होगी वो ऑपोजिट साइड के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि उस साइड से जो मसल होगा वो शॉर्ट हो जाएगा और चिन जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर पॉइंट करेगी। नेक रिस्ट्रिक्शंस होगी, मूवमेंट्स नहीं होगी, टॉर्टिकुलस होगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि हम कंफर्म करें अपना डायग्नोसिस। वेल, ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव भी कर सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट की फिजियोथेरेपी करेंगे, पैसिव मूवमेंट्स करेंगे नेक की, और टाइम के साथ साथ ये खुद ही ठीक हो जाएगा, 6-1 महीने लग जाएंगे। अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी क्या इंडिकेशन है, पहली बात ये फिजियोथेरेपी की फेल होगी, दूसरी बात परसिस्टेंट टॉर्टिकुलस है, गर्दन कब से ही टेढ़ी है, इस केस में सर्जरी करेंगे। तीसरी बात क्रेनियोफेशियल एसिमेट्री है, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा पेशेंट को, इस केस में सर्जरी करेंगे। सर्जरी में अब क्या करेंगे, वेल इसमें स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल को रिलीज़ करेंगे या फिर सेलेक्टिव डीनर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट इज लुडविंग्स एंजिना। नाउ दिस इज द सेलुलाइटिस ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ। फ्लोर ऑफ माउथ में क्या आ जाएगा, सबमैंडिबुलर रीजन, वहाँ पर एब्सेस बन जाएगी। पहले सेलुलाइटिस होगा, सेलुलाइटिस मीन इन्फेक्शन। किस वजह से हो सकती है, हो सकता है पेशेंट ने अपना कोई दांत निकलवाया हो, डेंटल इन्फेक्शन हो, ठीक है, कोई डेंटल प्रोसीजर करवाया हो और उसके बाद उसका सब मैंडिबुलर रीजन के अंदर इतना बड़ा एब्सेस बन गया। सो इट्स अ सेलुलाइटिस ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ दैट मे फॉर्म एब्सेस लेटर। जो सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, और अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फ्लोर ऑफ माउथ से चलता चलता लैरिंग्स में जा सकता है, लैरेंजल एडीमा कर सकता है। लैरेंजल एडीमा होगा तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, चोकिंग होगी और पेशेंट मर भी सकता है। सो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एम्पेसिलिन और मेट्रोनाइडाजोल। सवियर केसेस में अगर तो एब्सेस बन गया तो उसे इंसाइज करेंगे, ड्रेन करेंगे। किन पेशेंट्स के अंदर लुडविंग्स एंजिना हो सकता है, मोस्ट कॉमनली ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर डेंटल इन्फेक्शन है या उन्होंने कोई रीसेंट टूथ प्रोसीजर करवाया है। नेक्स्ट इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब है कोई वर्टिकल फिशर हो गया, कोई डिफेक्ट हो गया या कोई चीज़ आपस में फ्यूज़ नहीं हुई तो वहाँ पर दरार पड़ गई, फिशर पड़ गया, दिस इज़ क्लेफ्ट। लिप में आ जाए तो क्लेफ्ट लिप, पैलेट के अंदर, तालू के अंदर आ जाए तो क्लेफ्ट पैलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लेफ्ट लिप, दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 वर्टिकल फिशर्स यानी क्लेफ्ट्स इन द अपर लिप।
अब ये जो क्लेफ्ट लिप हैं ये यूनिलैटरल भी हो सकते हैं, बायलैटरल भी हो सकते हैं। अब ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होते क्यों हैं? वेल होता क्या है कि जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो फेशियल जितने भी प्रोमिनेंसेस है वो आपस में फ्यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें कुछ प्रोमिनेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, कुछ होते हैं जो नाक वाली साइड के ऊपर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मीडियल और लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस। सो जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होते हैं वो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस के साथ सही तरह फ्यूज़ नहीं कर सकते, डिफेक्ट रह जाता है, वर्टिकल फिशर रह जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिजिकल बर्थ डिफेक्ट्स। और लिप जो होते हैं वो नॉर्मली फ्यूज़ करते हैं 35 डे ऑफ इंट्रा यूट्राइन एज के ऊपर। अब होता क्या है कि ये ना पूरे सीक्वेंस से चल रहा होता है, पहले लिप जो है वो फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद पीछे पैलेटल शेल्व्स हैं वो फ्यूज़ करती हैं, फिर पीछे जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह फ्यूज़ करते हैं। सो अगर लिप ही सही तरह फ्यूज़ ना करे तो जो पैलेटल शेल्व्स हैं जो कि डिपेंड कर रही होती हैं लिप फ्यूजन के ऊपर ताकि वो एक रिदमिकल फैशन के अंदर आपस में इस तरह क्लोज होती जाएं, वो पैलेटल शेल्व्स जी फ्यूज़ नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन एवर देयर इज़ फेलियर ऑफ लिप फ्यूजन, नाउ दिस कैन इम्पेयर द सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ पैलेटल शेल्व्स। अब होता क्या है कि क्लेफ्ट लिप हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम क्लेफ्ट पैलेट के साथ एसोसिएटेड होता है। वेल अगर बात करें क्लेफ्ट पैलेट की, ये क्या है? क्लेफ्ट मीन वर्टिकल फिशर, पैलेट मीन्स तालू के अंदर। सो इट इज़ एन ओपनिंग इन द रूफ ऑफ माउथ, रूफ ऑफ माउथ को ही कहते हैं पैलेट। ड्यू टू फेलियर ऑफ पैलेटल शेल्व्स, यहाँ पर क्या हुआ? पैलेटल शेल्व्स नहीं आई। क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या हुआ था? मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और मीडियल नेजल प्रोमिनेंस नहीं आई थी, और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या हुआ? पैलेटल शेल्व्स सही तरह नहीं आई। इटियोलॉजी की बात करें क्यों हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैटरनल एपिलेप्सी, स्टीरॉइड्स, डायज़ेपाम, फेनिटोइन इनटेक अगर प्रेगनेंसी के दौरान हुई हो, सो इस सारे केसेस में हो सकती है, या फोलिक एसिड सही तरह ना लिया हो तो इस केस में भी क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्योंकि फोलिक एसिड ने क्या कराना होता है, जितने डीएनए डिवाइड हो रहे होते हैं थायमिडीन और ये सारे, उनको जाकर सप्लीमेंट करना होता है, डीएनए एनालॉग्स जो प्रोवाइड करने होते हैं। वेल अब अगर एक पेशेंट को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो गया तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? पहली बात, कॉस्मेटिकली कितना अजीब लगेगा, इधर इतना बड़ा एक दराड़ है, होंठ कटा हुआ है। फीडिंग प्रॉब्लम्स, रिगर्जिटेशन वगैरह हो सकती है, नाक के अंदर सब कुछ जा सकता है, नाक के अंदर जाएगा, इस तरह एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लंग्स के अंदर जा सकता है, नमोनिया हो सकता है, सही तरह फीड नहीं ले सकता। सो ये सारे जितने हैं वो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के प्रॉब्लम्स है। जब फीड नहीं लेगा तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सो क्लेफ्ट लिप के दो प्रोसीजर्स हैं, क्लेफ्ट पैलेट का भी प्रोसीजर है। क्लेफ्ट लिप के प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें मेलार्ड टेक्निक कर सकते हैं या फिर टेनिसन रैंडॉल टेक्निक कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो इसमें पैलेटोप्लास्टी कर सकते हैं। वेल टाइमिंग क्या है? जब बच्चा 6 महीने का होगा तो उसका क्लेफ्ट लिप रिपेयर करेंगे, जब 18 महीने का होगा तो क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करेंगे। और अगर एक पेशेंट है उसको क्लेफ्ट लिप भी है क्लेफ्ट पैलेट भी है तो फिर क्या करेंगे? फिर उसे कहेंगे 6 महीने पे हो, उसका क्लेफ्ट लिप हम रिपेयर करेंगे, फिर उसको घर भेज देंगे, फिर कहेंगे 18 महीने पे दोबारा हो और फिर उसके ऊपर उसका क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करेंगे। 6 के ऊपर लिप, 18 के ऊपर पैलेट। नाउ दिस इज़ 2 स्टेज। नेक्स्ट इज़ मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़। अब ये जो मुंह है हमारा फेस है, इसके अंदर इंजरीज़ हो सकती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ भी हो सकते हैं और कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स भी है जिसे हम कहेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ फेशियल स्केलेटल, क्रेनियम भी हो सकता है, अपर थर्ड, मिडल थर्ड, लोअर थर्ड फेस जो है सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। वेल अगर मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करें फेस के अंदर पर्टिकुलरली, तो हम उसे प्राइमली रिपेयर करेंगे। जब भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी हम उसे रिपेयर करेंगे। रिपेयर किस तरह करेंगे? जो डीवाइटलाइज टिश्यू है उसे निकाल देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे, जो पीछे वूंड रह जाएगा उसे हम सेलाइन वाटर के साथ इरिगेट करेंगे और जो फटी हुई जगह होगी उसे आपस में सूचर कर देंगे। सो डीवाइटलाइजेशन ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यूज़ फॉलोड बाय वूंड इरिगेशन एंड देन सूचरिंग। और जब हम इसमें सूचरिंग करेंगे तो फिर हम इसमें टिश्यूज़ की अलाइनमेंट का ख़ास ख्याल रखेंगे। एक ही तो चेहरा अल्लाह ने बनाया है, उसमें भी अलाइनमेंट ऊपर नीचे बिगड़ जाए तो फिर फ़ायदा। इसके अलावा पेशेंट को जो है एनाल्जेसिया देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, टेटनस का प्रोफाइलैक्सिस देंगे अगर तो वो कोई रोड वगैरह पे गिरा है और अपना मुंह सुजा के आ गया। इसके अलावा फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है। वेल जब भी फेशियल नर्व इंजरी होगी तो हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जितनी फेशियल नर्व जो डिवाइडेड है उसको हम रिपेयर करें यूजिंग ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। उसके अलावा हो सकता है पेशेंट को कोई पड़ी हो मुंह के ऊपर कोई चांदी शांड या गिरा हो और उसका पेरोटिड डक्ट की इंजरी हो गई हो। पेरोटिड डक्ट, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड नहीं है, पेरोटिड डक्ट है,
होता क्या है कि परोटिड ग्लैंड के एंटीरियर आस्पेक्ट से परोटिड डक्ट निकलती है, जो कि मैसेटर मसल के ऊपर से जाती है, बक्सीनेटर को पियर्स करती है और ऑपोजिट द सेकंड मोलर क्राउन ओपन होती है। दिस इज टेंसन्स डक्ट, परोटिड डक्ट। इसमें इंजरी हो सकती है। सो जब इसमें इंजरी होगी तो क्या करेंगे, यही उल्टा पाथ पे फॉलो करेंगे। ये जो सेकंड मोलर टूथ है यहाँ से कैनुला जो है पास करेंगे इनटू द परोटिड डक्ट, और जो डक्ट के दो एंड्स है उन्हें आपस में रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद कैनुला जो है वो डक्ट के अंदर ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कैनुला बाहर निकाल देंगे तो डक्ट जो है इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन के बाद हीलिंग फाइब्रोसिस होती है, उसके अंदर स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं। सो कैनुला से हम डक्ट को रिपेयर करेंगे और फिर कैनुला को अंदर ही छोड़ देंगे ताकि स्ट्रिक्चर्स ना बने। इसके अलावा फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल की बात करें तो फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल को ना हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, अपर थर्ड, मिडल थर्ड और लोअर थर्ड। अपर थर्ड की क्या मार्किंग है, जो आईब्रो से ऊपर ऊपर है ना, ये मत्था और ये सर और ये सारी चीज़ें, ये अपर थर्ड में आता है। जो मुंह से ऊपर है, माउथ से ऊपर है, फॉर एग्जांपल ये नाक, रूट ऑफ नोज़, ऑर्बिटल्स, मैक्सिला, ये सारी चीज़ें, ये मिडल थर्ड में आता है। लोअर थर्ड क्या है, उसमें जबड़ा आ जाएगा, मैंडिबल आ जाएगा। सो अगर अपर थर्ड फ्रैक्चर्स की बात करें तो इसमें फ्रंटल बोन है, ये जो मत्था बना रही होती है, पैराइटल बोन है साइडों वाली, ठीक है, स्कल की दो साइडों वाली। तो अगर अपर थर्ड फ्रैक्चर्स की बात करें तो इसमें डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके सर में इतनी ज़ोर से सट बज गई हो, वो जो बोन है वो अंदर घुस गई हो, इसे कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, बोन अंदर की तरफ चली गई हो। वेल इसके दो रूल्स होते हैं। अगर तो बोन इतनी ज़्यादा स्कल के अंदर धंस गई है कि जो बोन की विड्थ है फॉर एग्जांपल 3-4 मिलीमीटर थी, इस 3-4 मिलीमीटर से ज़्यादा अंदर पेनिट्रेशन होगी, यानी अपनी विड्थ से ज़्यादा अंदर ये पेनिट्रेट कर गई है, तो इसे हम कहेंगे कि ये डीप डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है। तो फिर हमें इसे एलिवेट करना पड़ेगा। और अगर तो ये इतना ज़्यादा अंदर नहीं धसी, हल्का सा अंदर धसी है और ये अपनी बोन थिकनेस से, ये फॉर एग्जांपल जो हमने कहा था 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर, उससे कम अंदर धसी है, यानी थोड़ा सा अंदर धसी है, सुपरफिशियल है, इतनी ज़्यादा नहीं है, अपनी थिकनेस की मेजरमेंट से कम ही है, तो फिर हम इसे कहते हैं कि वो बस स्लाइड्स है या सुपरफिशियल सा डिप्रेस फ्रैक्चर है, फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर तो सर में कोई ऐसी सट बजी है कि फ्रैक्चर हो गया है और बोन टूट गई है, बोन मिस हो गई है, तो फिर इसमें बोन ग्राफ्ट लेंगे। इसके अलावा अगर मिडल थर्ड फ्रैक्चर्स की बात करें तो ये वो होंगे जहाँ रूट ऑफ नोज़ होती है, नेज़ल कॉम्प्लेक्स हैं, एथमॉइड बोन्स हैं, जाइगोमेटिक बोन्स हैं, ठीक है, ये मैक्सिला वगैरह, ये सारी बोन्स। सो ये मिडल थर्ड ऑफ फेस में, इसको ली फोर्ट ने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, ली फोर्ट 1, ली फोर्ट 2, ली फोर्ट 3। ली फोर्ट 1 का मतलब है कि फेस के मिडल के अंदर कोई सट बजी और उसने अपर एल्वुलस और पैलेट को सेपरेट कर दिया फेशियल स्केलेटन से। दिस इज़ ली फोर्ट 1। पैलेट सेपरेट हो गया है फेशियल स्केलेटन से, ली फोर्ट 1। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ली फोर्ट 2। ली फोर्ट 2 जो होता है ये पिरामिड से होता है। पिरामिड की जिस तरह एक ऊपर एपेक्स होती है, नीचे बेस होती है, तो इसकी एपेक्स जो होती है वो रूट ऑफ नोज़ होती है, जहाँ से नाक शुरू होती है, यहाँ से जो है वो पिरामिड की एपेक्स शुरू होती है और ये लैटरली दोनों साइड पे डाउनवर्ड आती है। सो पिरामिड शेप्ड फ्रैक्चर होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ब्रिज ऑफ द नोज़, रूट ऑफ द नोज़ से। ऑर्बिट्स, ये जो आइज़ है इनकी लोअर बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा इन्वॉल्व करता है। रूट ऑफ द नोज़ के पीछे क्या पड़ी है, एथमॉइड, क्रिबरिफॉर्म, ये भी फ्रैक्चर हो जाती हैं और इसके अंदर सीएनएस राइनोरिया होता है, यानी नाक से जो होता है वो सीएसएफ निकलता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद ली फोर्ट 3 फ्रैक्चर्स हैं, इसे हम कहते हैं दिस इज़ क्रेनियोफेशियल डिसोस्टोसिस। क्रेनियल बोन साइड पे हो जाती हैं, फेशियल बोन्स जो है साइड पे हो जाती है। सो इट सेपरेट्स द फेशियल बोन्स फ्रॉम क्रेनियल बोन, और क्रेनियल बोन में बेस ऑफ स्कल भी आती है। सो इट इज़ क्रेनियोफेशियल डिसोस्टोसिस। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में स्वेलिंग हो सकती है, कंजंक्टाइवल हैमरेज, सीएसएफ राइनोरिया, एज सीन इन ली फोर्ट 2 फ्रैक्चर। इसके अलावा बेस्ट जो भी डायग्नोसिस होगा वो हम सीटी स्कैन के ऊपर बनाएंगे। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वेल किसी के मिडल ऑफ द फेस के अंदर कोई इंजरी हुई है, उसको बजी है, सबसे पहले ATLS फॉलो करेंगे, ABCDE, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले देखेंगे पेशेंट जो है वो सांस ले रहा है, यानी एयरवे रिस्टोर करेंगे। अगर तो मुश्किल हो रही है तो ट्रिक्योस्टमी करेंगे या क्रिकोथायरॉइडॉटमी करेंगे। इस केस में ETT नहीं डालेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डालेंगे, इंट्यूबेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्कल जो है वो फ्रैक्चर्ड है, उसके पीसेज जो है हिले हुए हैं, हम अंदर ट्यूबें अंदर कैसे घुसेड़ सकते हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा काम ख़राब करेंगी। सो ETT नहीं डालनी,
ट्रेकियोस्टमी करनी है या क्रिकोथोराइडोटमी अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है। एनाल्जेसिया देना है, एंटीबायोटिक्स गिरा है तो टेटनस प्रोफाइलैक्सिस देना है। इसके अलावा एसोसिएटेड जितनी इंट्राक्रेनियल इंजरीज हैं उनको भी देखना है, कोई साथ हैमरेज ना हो गया हो, एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल वगैरह वगैरह। उसके अलावा मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स की बात करें तो मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, वायरिंग के थ्रू। वायरिंग किस तरह कर सकते हैं, इंटर डेंटली दांतों के बीच में मैक्सिला को जोड़ सकते हैं, या फिर इंटर मैक्सिलरी, ठीक है, मैक्सिला को मैक्सिला के साथ ही इसी तरह वायरिंग से बांध दे। या फिर इसके अलावा ORIF विच इज़ ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, और इस केस में मिनी प्लेट्स जो है वो स्क्रूज के साथ लगा देंगे। सो मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स में वायरिंग कर सकते हैं या ORIF विद मिनी प्लेट्स। वायरिंग किस तरह करेंगे, इंटरडेंटली भी और इंटर मैक्सिलरी भी। इसके अलावा अगर जाइगोमैटिक फ्रैक्चर्स की बात करें तो ये ट्रीटमेंट हमने सिर्फ तब करनी है अगर फ्रैक्चर्स डिसप्लेस्ड है। अगर तो माइनर फ्रैक्चर है, दराड़ पड़ गई है, थोड़ा सा चीरा आ गया तो उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। और अगर जाइगोमैटिक का ऐसा फ्रैक्चर हुआ है कि फ्रैगमेंट्स बन गए, फिर इसमें करेंगे ORIF विच इज़ ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इस केस में क्या करेंगे, वायर यूज़ करेंगे, मिनी प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करें ब्लो आउट फ्रैक्चर्स की, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर्स। इसमें होता क्या है कि सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि बाहर से ना फॉर एग्जांपल से बेस बॉल आई है या क्रिकेट की बॉल आई है या कोई हैवी इतनी बड़ी चीज़ आई है जिसका साइज़ आंख से ज़्यादा बड़ा है, और उसने डायरेक्ट आंख को सीधा आकर हिट किया है और आंख जो है वो अंदर की तरफ धंस गई है, इसके साथ साथ नीचे की तरफ धंस गई है। नीचे क्या होता है, मैक्सिला होता है। सो जितने भी ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स हैं वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गए, हर्निएट हो गए इनटू द मैक्सिलरी रीजन, या फिर एनऑफ्थेल्मोस हो गया, आंख जो है पीछे की तरफ चली गई है, पिचक गई है। और इस केस में जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसने डायरेक्ट आंख को हिट किया है और उसका जो साइज़ है वो आंख से ज़्यादा बड़ा है, ऑर्बिट से ज़्यादा बड़ा है। दिस इज़ कॉल्ड ब्लो आउट फ्रैक्चर। अब होता क्या है, इसमें डायरेक्ट ट्रॉमा होता है ओवर द आई बॉल ड्यू टू पंच, ड्यू टू बॉल, ड्यू टू क्रिकेट बॉल, ड्यू टू टेनिस बॉल। नाउ दिस इज गोइंग टू पुश द ऑर्बिट बैक इन द डायरेक्शन, एनऑफ्थेल्मोस हो जाएगा। उसके अलावा ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स जो है, ऑर्बिट तो पीछे की तरफ होगा और ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स कहाँ जाएंगे, दे आर गोइंग टू हर्निएट इनटू द मैक्सिलरी रीजन या मैक्सिलरी बोन या मैक्सिलरी एंट्रम, जिसकी वजह से होगा क्या, एनऑफ्थेल्मोस। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ एक्सऑफ्थेल्मोस। एनऑफ्थेल्मोस में क्या है, आंख अंदर की तरफ चली गई है। डिप्लोपिया पेशेंट जो है कहेगा मेरे मुझे ऊपर पांचा लगा, मुझे दो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो दिस इज़ ब्लो आउट फ्रैक्चर। अर्जेंट ट्रीटमेंट इसमें करेंगे या फिर रेफ़र करेंगे ENT डिपार्टमेंट में। तो अभी तक तो हमने पढ़ा अपर 1/3 के फ्रैक्चर्स, फिर उसके बाद मिडल 1/3 के फ्रैक्चर्स जिसमें लीफोर्ड 1, 2 और 3 है। अब बात करते हैं लोअर थर्ड के फ्रैक्चर्स जिसमें सिर्फ मैंडिबल आता है। वेल मैंडिबल जो फ्रैक्चर होता है वो रोड साइड एक्सीडेंट्स के अंदर होता है, और जो वीकेस्ट पार्ट है मैंडिबल का वो कुंडाइल है। वो जो उसके हैंडल होते हैं ना दो साइडों से, जिन्हें कुंडाइल कहते हैं, दे आर द वीकेस्ट पार्ट, सबसे कॉमनली फ्रैक्चर्ड होते हैं। और उसके बाद जो सेकंड वीकेस्ट पार्ट है वो एंगल ऑफ मैंडिबल है, या फिर वो रीजन जहाँ पर कैनाइन दांत लगा हुआ है। ये दोनों सेकंड प्रायोरिटी पर वीक पार्ट्स आते हैं। वेल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ABCDE करेंगे। फ्रैक्चर्स को हम क्लोज टेक्निक से भी मैनेज कर सकते हैं, ओपन टेक्निक से भी मैनेज कर सकते हैं। क्लोज टेक्निक का मतलब है कि जो स्किन है ना वो ऊपर ही रहेगी, अंदर ही अंदर फ्रैक्चर हुआ है। सो हम बाहर से ज़ोर लगा कर मैनिपुलेट करके, ठीक है, इधर उधर से अड़ा उड़ू के धक्के देकर जो है बोन को वापस लेंगे, दिस इज़ क्लोज टेक्निक। ओपन टेक्निक का मतलब है कि हम इंसिजन देंगे, सर्जरी करेंगे, स्किन खोल लेंगे, हर चीज़ ओपन करके विजुअलाइज कर लेंगे, फिर उस बोन को अपनी जगह पर लगाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड ओपन टेक्निक। सो क्लोज टेक्निक में क्या करेंगे, फ्रैक्चर को सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन का मतलब है कि जो बोन अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हट के आई हुई है उसको धक्के देकर, मतलब ठुड्डे मार मार कर उसको उसकी वापस एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर ले आना, दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सबसे पहले फ्रैक्चर्ड बोन को रिड्यूस करेंगे, उसकी वापस एनाटॉमिकल पोजीशन पर लाएंगे, फिर उसको वहाँ पर फिक्स करेंगे। और ये करेंगे किस तरह, क्लोज टेक्निक से। बाहर ही बाहर से हम उंगलियों से ऐसे धक्के लगाएंगे, जोर करेंगे, कट नहीं देना, चीरा नहीं देना, सर्जरी नहीं करनी, दिस इज़ क्लोज टेक्निक। फिक्स किस तरह करेंगे, इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन करेंगे, IMF। अपर आर्चेस के साथ भी कर सकते हैं, लोअर आर्चेस के साथ भी कर सकते हैं, और इसमें स्टेनलेस स्टील वायर्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा ओपन टेक्निक में क्या करेंगे, वेल इसमें सर्जरी करेंगे, खोलेंगे, इंसिजन देंगे, फ्रैक्चर साइट को ओपन करेंगे, अच्छी तरह विजुअलाइज करेंगे, रिडक्शन करेंगे, जो पीस इधर उधर गया हुआ है उसको उठाकर उसकी वापस एनाटॉमिकल जगह के ऊपर लाएंगे, और फिर उसको फिक्स करेंगे। किस तरह फिक्स कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्लेट्स। इस केस में जो प्लेट है वो मैंडिबल के ऊपर अप्लाई करें,
तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ मैंडिबुलर प्लेट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव नेक ट्रॉमा। नेक में भी इंजरीज हो सकती हैं और नेक के अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेजर ब्लड वेसल्स हो सकती हैं और इंजरीज जो है वो ब्लंट और पेनिट्रेटिंग भी हो सकती हैं। अगर सबसे पहले ब्लंट इंजरीज़ की बात करें तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ब्लो होगी, नेक को पड़ेगी, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में हो सकता है। और नेक में जितने स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड कार्टिलेज, ट्रेकिया, ईसोफेगस, जितनी मेजर वेसल्स जा रही हैं, इनको इंजरी हो सकती है। सो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है डिस्फेजिया के साथ, हेमोप्टिसिस के साथ, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। सो इस केसेस में हमें ट्रेकियोटमी करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ट्रेकियोटोमी, नॉट ट्रेकियोस्टमी। सो ट्रेकियोटमी करनी पड़ेगी। इसके अलावा डॉपलर स्कैन जो है, दिस इज़ द बेस्ट मोडेलिटी फॉर इनिशियल असेसमेंट ऑफ वास्कुलर इंजरीज। इसमें क्योंकि ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, सो हम डॉपलर स्कैन में देख लेंगे फ्लो रिड्यूस्ड है या इंक्रीज्ड है। जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स होंगे उनकी हम नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें पेनिट्रेटिंग नेक इंजरीज़ की, तो हम इस नेक को डिवाइड करते हैं 3 डिफरेंट जोन्स में, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। अब इसमें होगा क्या कि जो जोन 1 है वो सबसे नीचे है, जोन 2 उससे ऊपर है और जोन 3 जो है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड के है जहाँ पर एंगल ऑफ मैंडिबल है। सो ये जोन 1 क्या है, जो क्लेविकल है, क्लेविकल से लेकर क्रिकॉइड जो कार्टिलेज है यहाँ तक जोन 1 है। हमने पढ़ा है कि नेक में जो थायराइड होता है उसकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि सबसे ऊपर हाइड होता है, फिर उसके नीचे थायराइड होता है, फिर उसके नीचे क्रिकॉइड होता है, हाइड थायराइड क्रिकॉइड, ये अरेंजमेंट होती है। सो स्टर्नम से लेकर क्रिकॉइड तक जो जोन है, दिस इज़ जोन 1। अब इस क्रिकॉइड से ऊपर हाइड तक जो है वो जोन 2 है। और जो जोन 3 है दैट इज़ अबव द एंगल ऑफ मैंडिबल, ये पीछे करके, ये जहाँ पर ईयर का लॉब्यूल होता है वहाँ पे नीचे करके जो एंगल ऑफ मैंडिबल बन रहा है वहाँ पर है। सो जोन 3 के अंदर अगर कोई इंजरी हो गया दैट इज़ गोइंग टू बी एट अबव एंगल ऑफ मैंडिबल। अगर इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करें तो जो पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करती है कौन सा जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, और हीमोडायनेमिकली कंडीशन पेशेंट की क्या है, स्टेबल है या बिल्कुल मरन मरा रहा है, हाइपोटेंसिव है या अनस्टेबल है। सो अगर जोन 1 की इंजरी की बात करें, जोन 1 हमने कहा है जो क्लेविकल से लेकर क्रिकॉइड तक, सी से लेकर सी तक, दिस इज जोन 1, फ्रॉम क्लेविकल टू क्रिकॉइड। जोन 1 के अंदर कोई इंजरी हो गई है और पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो फ़ौरन हमें नेक एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर प्रॉक्सिमल करोटिड्स होती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक होती हैं और ऐसी वेसल्स हैं जिनको इंजरी के बहुत सीवियर चांसेस है। सो इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे, फ़ौरन नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि जोन 1 इज़ प्रायोरिटी 1, इसमें हमें इमीडिएट नेक एक्सप्लोरेशन करनी है। इसके अलावा अगर बात करें जोन 2 की, जोन 2 है क्रिकॉइड से लेकर हायोइड बोन तक। अब जोन 2 के अंदर 2 वेरिएंट्स हैं, 2 स्टैंड्स फॉर 2 वेरिएंट्स, या तो पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट अनस्टेबल है। अगर तो पेशेंट को इतनी गंदी इंजरी हुई है, पेशेंट अनस्टेबल है, पेशेंट बिल्कुल मर रहा है, हाइपोटेंसिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, इमीडिएटली एक्सप्लोर करेंगे। और अगर जोन 2 के अंदर इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल जिसे हम कहें क्रिकॉइड से लेकर हाइड में कहीं इंजरी है, पेशेंट कह रहा है बिल्कुल मस्त मॉल मिठे चौल, स्टेबल है, पेशेंट इस तरह मरने जोगा नहीं हुआ पड़ा, तो फिर क्या करेंगे, हम सिंपल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंजियोग्राफी, ब्रोंकोस्कोपी, ईसोफेगोस्कोपी वगैरह देखेंगे, कोई फ्रैगमेंट्स वगैरह तो नहीं है, या कोई फ्रैक्चर्स वगैरह या कोई और हीमाटोमा, इंटरनल ब्लीड, ऐसी चीज़ें तो नहीं है। और अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नॉर्मल है तो फिर पेशेंट को सिंपली कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। इसके अलावा जोन 3 है नेक इंजरीज़ में, ये क्या एरिया है, यहाँ पर इंजरी होंगी अबव द एंगल ऑफ मैंडिबल। सो अबव द एंगल ऑफ मैंडिबल क्या चीज़ हो सकती है, पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्परल बोन हो सकती है, और इंटरनल करोटिड आर्टरी का कवर्नस पोर्शन हो सकता है, या फिर वर्टिब्रल आर्टरीज हो सकती हैं, या फिर जो एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी उसकी डीप ब्रांचेस हो सकती हैं। सो इन अ नटशेल एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी भी हो सकती है, वर्टिब्रल आर्टरी भी हो सकती है, इंटरनल करोटिड आर्टरी भी हो सकती है, और पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन भी हो सकता है। सो ये सारे एरियाज़ हैं विच आर गोइंग टू लाई अबव द एंगल ऑफ मैंडिबल। तो जोन 3 की इंजरी में क्या करेंगे, यहाँ पे तो आर्टरीज़ का गुच्छा ही गुच्छा है, सारी आर्टरीज़ हैं, करोटिड्स भी हैं, वर्टिब्रल भी है, इंटरनल एक्सटर्नल करोटिड। वेल इस केस में नेक की एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, सारी आर्टरीज यहीं पे हैं, नेक एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि सारी वैसल्स हैं यहाँ पर। तो फिर डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ चॉइस जो है दैट इज़ गोइंग टू बी एंजियोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे सारी वैसल्स अगेन।
अब इसमें होगा क्या कि इंट्राक्रेनियल सर्कुलेशन को असेस करेंगे एंजियोग्राफी कराकर, और अगर तो कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हम थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन करेंगे। सो अगर जल्दी से रिवाइज करें, जोन 1 का मतलब है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, हमने पहली फुर्सत में ही नेक एक्सप्लोर करनी है। जोन 2 का मतलब है 2 ऑप्शंस, तो इसका मतलब अनस्टेबल पेशेंट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अगर तो पेशेंट अनस्टेबल है तो हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, स्टेबल है इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, एंजियो ब्रोंको एसोफेगोस्कोपी ये सब करेंगे, ओके हैं तो कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। जोन 3 का मतलब कि यहाँ पर आर्टरीज हैं, 3 आर्टरीज हैं, इंटरनल करोटेड, एक्सटर्नल करोटेड, वर्टिब्रल आर्टरी। इसकी एग्जामिनेशन नहीं करते, इसके लिए एंजियोग्राफी कराते हैं, और अगर ब्लीडिंग होगी तो थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन कराएंगे। ओके, फाइनली वी हैव डेंटल सर्जरी, और इसमें सबसे पहले है एम्लोब्लास्टोमा। अब एम्लोब्लास्टोमा जो है दिस इज़ वेरिएंट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा है तो इसका मतलब ये मलिग्नेंट है। अराइज कहाँ से करता है? एपिथीलियम जो एनामल ऑफ टूथ है, जो टूथ के बाहर एनामल चढ़ी हुई है, उस एपिथीलियम में से निकलेगा। लोकली मलिग्नेंट है, सिर्फ आसपास जो है वो हमसायों के ऊपर रोब झाड़ेगा, स्प्रेड नहीं करेगा, ना लिम्फ नोड के थ्रू करेगा ना ब्लड के थ्रू करेगा, सिर्फ लोकली मलिग्नेंट है। किस तरह प्रेजेंट करेगा? स्मूथ हार्ड स्वेलिंग नियर द एंगल ऑफ मैंडिबल। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? हेमी मैंडिबुलेक्टमी, आधा मैंडिबल जो उड़ा देंगे, या सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे। वेल अगर जल्दी से रिवाइज करें, एम्लोब्लास्टोमा बेसल सेल कार्सिनोमा दैट राइजेस फ्रॉम द एनामल ऑफ टूथ, लोकली मैलिग्नेंट, नो मैट्स थ्रू लिम्फ नोड, नो मैट्स थ्रू ब्लड, स्मूथ हार्ड स्वेलिंग नियर द एंगल ऑफ मैंडिबल। ट्रीटमेंट रिसेक्शन और हेमी मैंडिबुलेक्टमी। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव डेंटल सिस्ट। ये जो सिस्ट होती है ये उन लोगों में होती है जिनके जो दांत होते हैं वो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हो, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए कि अब डेड इरप्टेड टूथ हो जाए। सो ऐसे डेड इरप्टेड टूथ की रूट के अंदर ये सिस्ट निकलती है, दिस इज कॉल्ड डेंटल सिस्ट, डी फॉर डेंटल, डी फॉर डेड इरप्टेड टूथ रूट। और ये ज़ाहिर है वही दांत होंगे जो कि क्रॉनिकली इन्फेक्टेड होंगे। ये सिस्ट जो है स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होगी, और जॉ के अंदर ये प्रेजेंट करेगी एज अ टेंडर स्वेलिंग। अब जब भी एक ऐसा पेशेंट आए जिसके दांत जो हैं वो सही तरह इन्फेक्टेड हो, गंदे हों, इरप्शन उनकी डेड हो, और उस पेशेंट के जॉ के अंदर एक टेंडर स्वेलिंग सिस्ट हो, दिस इज गोइंग टू बी डेंटल सिस्ट। सो डेंटल सिस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू कम इन एसोसिएशन विद टूथ कैरीज। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स, या फिर सिस्ट की एक्सीजन विद एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फेक्टेड टूथ। उस दांत को भी निकालना है, सिस्ट को भी निकालना है, और एंटीबायोटिक्स देना है। नाउ नेक्स्ट इज डेंटिजरस सिस्ट। ये भी एक सिस्ट है, ये अनइरप्टेड टूथ की एपिथेलियम में से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेंटल सिस्ट है वो डेड इरप्टेड टूथ की रूट में से निकलती है, और जो डेंटिजरस सिस्ट है दिस इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ अनइरप्टेड टूथ। प्रेजेंट कहाँ पर करेगी? जो क्राउन होगा अनइरप्टेड टूथ का वहाँ पर प्रेजेंट करेगी। और जो डेंटल सिस्ट थी वो कहाँ प्रेजेंट करती थी? वो जॉ के अंदर प्रेजेंट करती थी। सो जो डेंटिजरस सिस्ट है ये किस तरह प्रेजेंट करेगी? ये पेनलेस स्वेलिंग होगी जॉ की, स्मूथ है और हार्ड है। और जो डेंटल सिस्ट थी ये टेंडर थी। सो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस जो है वो आ रहे हैं। डेंटल सिस्ट टेंडर है, डेंटिजरस सिस्ट जो है वो पेनलेस है, स्वेलिंग है। अब जो डेंटल सिस्ट है वो डेड इरप्टेड टूथ की रूट में होती है, और जो डेंटिजरस सिस्ट है ये राइज करती है अनइरप्टेड टीथ की एपिथेलियम से, और प्रेजेंट करती है ओवर द क्राउन ऑफ टूथ। ट्रीटमेंट क्या है? वेल सिस्ट को एक्सरसाइज कर देंगे, और जो अनइरप्टेड टूथ है, जो दांत अभी नहीं निकला, जो भी आ रहा था नीचे से हड्डी में से आ रहा था, अनइरप्टेड टूथ है, उसकी हम एक्सट्रैक्शन कर देंगे। नेक्स्ट इज एप्यूलिस। अब ये क्या है? जो गम की म्यूकोपेरियोस्टियम होती है वहाँ की सिर्फ स्वेलिंग है। सो एप्यूलिस इज जस्ट अ स्वेलिंग ऑफ म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ गम, और ये प्रेजेंट कर सकती है एज अ लोकलाइज्ड फर्म स्वेलिंग, जिसको हाथ लगाएंगे तो ब्लीड करेगी। ट्रीटमेंट क्या है? सिंपली इसकी एक्सीजन। उसके अलावा डेंटल एब्सेसेस की बात करें जिसे कहते हैं एल्वेओलर एब्सेस। सो डेंटल एब्सेस आर बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम रूट ऑफ टूथ इनटू द पेरिएपिकल टिश्यू। जो रूट ऑफ टूथ है वहाँ पर इन्फेक्शन हुई, और फिर वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर गई पेरिएपिकल टिश्यूज़ में। अब पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? कहेगा कि जी बहुत ज़्यादा जो है डीप थ्रोबिंग पेन है मेरे जबड़े के अंदर, अडीमा है, टेम्परेचर है, और नेक के अंदर पैल्पेबल नोड्स हैं।
ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स करेंगे, एब्सेस को ड्रेन करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया और उस दांत को निकाल देंगे। इसके अलावा डेंटल कैरीज है जिसे हम कहते हैं टूथ डिके। अब होता क्या है, नाउ दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन एंड रीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ सरफेस। होता क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो रात को ब्रश वगैरह नहीं करते या इधर ही दांतों के ऊपर रहते हैं। वो बैक्टीरिया बहुत सारे एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। फिर वो एसिड्स क्या करते हैं, डीमिनरलाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, टूथ की रीमिनरलाइजेशन होती है। सो जब ये प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन होती है तो हम इसे कहते हैं दिस इज़ डेंटल केरीज। इसको हम टूथ डिके भी कह सकते हैं या कैविटीज़ भी कह सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया डैमेज करता है टूथ स्ट्रक्चर्स को, जिसमें स्पेसिफिकली हार्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे एनामल, डेंटिन या सीमेंटम वगैरह कहते हैं। अब जो टिश्यूज़ हैं वो प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ख़त्म होते जाते हैं और उनकी जगह जो है वो कैविटीज़ आ जाती हैं। इटियोलॉजी की बात करें तो मेनली जो बैक्टीरिया हैं दीज आर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, लैक्टोबैसिलस हो सकते हैं, एसिडोफिलस हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसिस वायरसेस हो सकते हैं और नोकार्डिया स्पीशीज़ हो सकती हैं। अब अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो होता यही है कि जो दांत या जो मसूड़े होते हैं इनके बीच में इतना थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया आकर घुस जाते हैं, स्टिक क्रीमी कलर्ड मैस की फॉर्म में रहते हैं जिसे हम कहते हैं प्लैक्स। हाई जो प्लैक्स और बैक्टीरिया होते हैं ये हाईली रिटेंटिव एरियाज़ के अंदर घुस जाते हैं। कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पर टूथब्रश नहीं पहुँच सकते या जहाँ पर खाना जो है वो जमा हो सकता है, वेल दांतों के अंदर टूथ सर्फेसिस के अंदर पिट्स ऑफ फिशर्स हो सकते हैं। दो दांतों के बीच में जो आर्च बन रही होती है वहाँ पे घुस सकते हैं, या जो टीथ अपने मसूड़े के अंदर गम पॉकेट के अंदर जो लगा होता है, सो दांत और गम पॉकेट के बीच में जिन्हें हम जिंजरवल सल्कस कहते हैं, यहाँ पर घुस सकते हैं। सो इस सारे एरिया के ऊपर प्लैक्स और बैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर वही बैक्टीरिया डिकेइंग प्रोसेस करते हैं, डीमिनरलाइजेशन करते हैं, कैविटी बनती है और एसिड बनता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली शुगर, जिस तरह हमने कहा कि लैक्टोबैसिलस और नोकार्डिया स्पीशीज़ होती हैं। अब जितनी बड़ी कैविटी होगी दांत के अंदर उतना बड़ा खाने का पार्टिकल जो है वहाँ पर फंसेगा, उसकी उतनी ज़्यादा जो है वो फर्मेंटेशन होगी, उतना ज़्यादा एसिड बनेगा, उतनी ज़्यादा नेक्रोसिस होगी। सो द बिगर द कैविटी द मोर द नेक्रोसिस एंड डीमिनरलाइजेशन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कैविटीज़ या जैसे हमने कहा डेंटल केरीज या टूथ डिके, ये होता होता पल्प तक पहुँच जाता है। जब ये पल्प तक पहुंच जाता है ना तो फिर हमें हॉट और कोल्ड स्टिमुलस जो है वो फील होती है, ठंडा गर्म जो है वो चुभता है, आइसक्रीम नहीं खा सकते, गर्म चाय नहीं पी सकते, पेन होती है। सो इस केस में पल्प की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं पल्पाइटस। परकशन करेंगे तो सवियर पेन होगी। इसके अलावा एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है, सेल्लाइटिस भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस फॉर एग्जांपल लुडविग्स एंजिना जिसे हमने कहा सेल्लाइटिस और फ्लोर ऑफ माउथ, ये भी हो सकता है। वेल अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं। इनिशियल स्टेज की और ट्रीटमेंट है, मॉडरेट की और है, एडवांस की और है, फाइनल स्टेज की और है। वेल अगर इनिशियल स्टेज की बात करें तो इस केस में जो डेंटल केरीज है उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोराइड। अब ये फ्लोराइड क्या करेगा कि जितनी डीमिनरलाइजेशन हुई है उस सारे एरिया की रीमिनरलाइजेशन करेगा। यहाँ पर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स एनामल के जो है उन्हें आकर इस्टेब्लिश करेगा और उनका जो डिके है उसे रेजिस्ट करेगा। सो फ्लोराइड किस तरह यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट के अंदर है, माउथ वॉशेस में हो सकता है, फ्लोराइड जेल्स यूज़ कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस वो जो धागे होते हैं जो कि दांतों के बीच में फेरते होते हैं, फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर ब्रशिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इन सारे केसेस में जो कैविटी है वो रिमार्केबली डिक्रीज़ हो सकती है, अरेस्ट भी हो सकती है। ये इनिशियल स्टेज है, इसमें हम प्रिवेंट करेंगे। अभी अगर थोड़ी थोड़ी कैविटीज़ बनना शुरू हुई हैं तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मॉडरेट स्टेज की बात करें तो इसमें होगा क्या कि कैविटी ने अभी पल्प को नहीं इन्वॉल्व किया, अच्छा खासा दांत जो है उसने वो अफेक्ट किया है लेकिन पल्प तक नहीं आया, पल्पाइटस नहीं हुआ, अभी स्टिमुलस नहीं फील होती हॉट एंड कोल्ड की। सो पल्प इज़ नॉट इन्वॉल्व एंड द टूथ इज स्टिल वायबल। सो इस केस में जो ट्रीटमेंट है वो क्या करेंगे, कैविटीज़ को फिल करेंगे विद डेंटल फिलिंग मटेरियल। इसके बाद अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो इसमें पल्प इन्वॉल्व हो जाएगा जिसे हम कहेंगे पल्पाइटिस होगी, कोल्ड और हॉट स्टिमुलस जो अच्छी खासी फील होगी, पेशेंट को पेन होगी, टूथ की वायबिलिटी जो होगी वो सवीरली कॉम्प्रोमाइज्ड होगी और जो इसकी ट्रीटमेंट है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। अब इसमें RCT विच इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसमें करेंगे क्या कि जितना पल्प है, क्योंकि अब इसमें पल्प इन्वॉल्व हो गया, पल्पाइटिस है, उस सारे पल्प को हम रिमूव कर देंगे अप टू द टूथ रूट एपेक्स।
ठीक है, जहाँ तक दांत जा रहा है उसके अंदर सारा पल्प रिमूव कर देंगे और फिर उसको फिल करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें दांत जो है वो उधर ही लगा हुआ है। इसके बाद फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज में क्या हुआ है कि बैक्टीरिया ने इतनी ज़्यादा तबाही फेर दिया है कि वो पल्प से भी आगे चले गए हैं, पेरी एपिकल बोन में चले गए हैं। उस बोन में चले गए हैं जहाँ पर दांत लगा हुआ था, ठीक है, जहाँ पर टीथ अटैच था, और वहाँ पर पेरी एपिकल एब्सस बना दिया। सो इस केस में एब्सस को ड्रेन करेंगे ओरल कैविटी के अंदर। किस तरह ड्रेन कर सकते हैं? इट इज़ ड्रेन्ड वाया डेंटो ओरल फिस्टूला। एक फिस्टूला बना देंगे दांत से लेकर ओरल कैविटी में, सारा पास का मटेरियल वहाँ से ओरल कैविटी में आ जाएगा। इसके अलावा फाइनल स्टेज में एब्सस के अलावा सेल्युलाइटिस भी हो सकते हैं और सीवियर इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। फाइनल स्टेज में हुआ क्या? पेरी एपिकल बोन तक चलेगी, यानी उस बोन में चलेगी है जहाँ पर दांत लगा होता। तो दांत ही अब जो है वो ढीला हो गया है, लटक रहा है इस तरह उस तरह, तो फिर उस दांत को ही हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो ऑन फाइनल स्टेज वी आर गोइंग फॉर द टूथ एक्सट्रैक्शन आफ्टर प्रॉपर मेडिकेशन। सो अगर जल्दी से रिवाइज करें, ट्रीटमेंट क्या थी? इनिशियल स्टेज जिसे हमने कहा प्रिवेंटिव स्टेज है, इसमें रिवर्स कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ब्रशिंग, माउथ वॉश, टूथपेस्ट, सो एंड सो। मॉडरेट स्टेज की बात करें तो अभी पल्प नहीं इन्वॉल्व हुआ, टूथ जो है वायबल है, इसमें डेंटल फिलिंग करेंगे। एडवांस स्टेज की बात करें तो पल्प इन्वॉल्व है, पल्पाइटस है, तो इसमें रूट कैनाल करेंगे। फाइनल स्टेज की बात करें तो पल्प से भी आगे चला गया, बोन में चला गया, पेरिएपिकल बोन इन्वॉल्व है, तो दांत भी इसमें हिल रहा है, तो फिर टूथ एक्सट्रैक्शन करेंगे। इसके अलावा अगर इसमें एब्सेस बन गया है तो उसको भी निकालेंगे, सेलुलाइटिस है उसको भी ट्रीट करेंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन की बात करें, किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? प्रॉपर टूथ ब्रशिंग कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉसिंग, वो जो दांतों के बीच में धागे फेरते हैं वो फेर सकते हैं, फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, डेंटल चेकअप करा सकते हैं। अब है कि दांत किस तरह ब्रश करने हैं, टीथ को किस तरह फ्लॉस करना है। हर खाने के बाद, हर स्नैक के बाद और रात को सोने से पहले दांत जो है वो ब्रश करें। दांत किस तरह ब्रश कर सकते हैं? सॉफ्ट राउंड एडेड ब्रिस्टल्स वाला टूथपेस्ट लेंगे और उसके कोशिश करें कि फाइबर्स जो वो इतने माइक्रो हों, नैनो फाइबर्स हों कि वो दांत के हर जगह पे पहुँचें। और अपने टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने के बाद नया ले रिप्लेस करें, पुराने वाला जो है डिस्कार्ड कर दें। और जब भी ब्रश करना है तो जहाँ पर दांत गम मसूड़ों के साथ लगे हुए हैं ना, जहाँ पर टीथ मसूड़ों के साथ, जो जिसे हम कहें टीथ और गम्स की जंक्शन है, उस जंक्शन के ऊपर ब्रश को 45 डिग्री के ऊपर रख कर जेंटली प्रेस करना है और हल्का हल्का फेरना है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यूजिंग सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है, रॉक द ब्रश बैक एंड फोर्थ यूजिंग सर्कुलर मूवमेंट। इस तरह खुरकाना नहीं है, स्क्रबिंग नहीं करनी, विगरस नहीं होना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो जबड़ा है, जो गम है, ठीक है, वो दांत से उखड़ जाएगा और जो दांत है, इनामल है, वो डैमेज हो जाएगी। सो 45 डिग्री एंगल के ऊपर ब्रश रखना है, हल्की हल्की जेंटल प्रेस के बाद सर्कुलर मूवमेंट्स करनी है, खुरकना नहीं है, स्क्रबिंग नहीं करनी। इसके अलावा सारी सर्फेसिस टीथ की उनको जो है ब्रश करना है। फॉर एग्जांपल दांत की वो साइड जो चीक को फेस कर रही है उसको ब्रश करना है, दांत की वो साइड जो कि टंग को फेस कर रही है उसको ब्रश करना है। इसी तरह दांत की वो साइड जो कि मोलर, अगर दांतों की बात करें, वो जो बीच वाला उनका सेंटर वाला हिस्सा होता है जो कि ऊपर वाले दांतों के साथ कांटेक्ट कर रहा होता है, उनको ब्रश करना है, यानी दांत की सारी सर्फेसिस को ब्रश करना है। उसके अलावा जो च्यूइंग सर्फेसिस हैं, वही जिससे हम खाते हैं, जिससे हम पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, मोलर, उनको हमने विगरसली ब्रश करना है विद बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक्स। इसके अलावा दांतों को ब्रश किया, इसके बाद ज़ुबान को भी ब्रश करना है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे टूथपेस्ट आ गए हैं जो कि ज़ुबान के ऊपर भी, बैक साइड के ऊपर से फेर सकते हैं, इसके इसमें माउथ वॉश भी कर सकते हैं। अब ज़ुबान को क्यों ब्रश करने हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वेल, ज़ुबान को जब हम ब्रश करते हैं ना तो प्लैक्स जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। ज़ुबान के ऊपर ही सारे बैक्टीरिया हैं, वहीं से वापस जो है भाग भाग के प्लैक्स में जाते हैं। सो ज़ुबान को ज़रूर ब्रश करें, इससे जो है प्लैक्स बहुत अच्छी तरह रिमूव होते हैं। और इसके अलावा फ़ायदा क्या होगा कि जो बैड ब्रेथ है, जो मुंह से बुरी स्मेल आ रही है, ज़ुबान को ब्रश करने से वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा फ्लॉस करने हैं अपने दांतों को एटलीस्ट वंस अ डे। अब जो टाइप और फ्लेवर है फ्लॉस का वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, बस कुछ भी ले लो, जो अच्छा लगे ले लो, लेकिन फ्लॉस करो एटलीस्ट वंस अ डे। अब जब फ्लॉसिंग करनी है तो इसके क्या मेथड्स हो सकते हैं? वेल, फिंगर रैप मेथड हो सकता है और सर्कल मेथड हो सकता है। फिंगर रैप मेथड में क्या होगा, वो जो धागा होगा उसको, जिसे हम फ्लॉस कहते हैं, उसका एक पीस कट कर लेना है 18 से 20 इंच लॉन्ग। फिर क्या करना है कि जो लेफ़्ट मिडल फिंगर है
उसके अराउंड उसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है, ग्रिप बना लेनी है अपनी लेफ़्ट मिडल फिंगर में, और जो दूसरा एंड होगा वो राइट मिडल फिंगर के अराउंड रैप कर लेना है, यानी दोनों हाथों की जो मिडल फिंगर्स है उनके अराउंड उसको थोड़ा थोड़ा रैप कर देना है और अच्छी खासी ग्रिप बना लेनी है। अब इतना एक राउंड कर लेना है कि जो बीच में फ्लॉस की लेंथ रह गई है वो 2 से 3 इंच रह गई है। सो इन सिंपल वर्ड्स 18 से 20 इंच का लंबा हमने फ्लॉस जो है वो काटा, लेफ़्ट मिडल और राइट मिडल फिंगर्स के अराउंड उसको वाइंड किया और इतना वाइंड करते रहे कि अब बीच में जो है वो 2 से 3 इंच अपार्ट लंबी लेंथ जो है वो बच गई है। इसके अलावा एक सर्कल मेथड होता है। अब इसमें क्या करना है, 12 इंच लॉन्ग फ्लॉस का पीस ले लेना है और फिर उन दोनों एंड्स को आपस में टाई कर देना है। इस तरह एक लूप बन जाएगा। अगर तो लूप बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा जो फ्लॉस है वो अपने हाथ के अराउंड रैप कर लें, फिंगर्स के राउंड रैप कर लें ताकि इसको अप्रोप्रिएटली साइज़ तक छोटा कर लें। अब फेरना किस तरह है फ्लॉस, अब ये जो फ्लॉस है, ये जो धागा है, इसको क्या करना है, 2 दांतों के बीच में ले जाना है, अटका देना है और इसको ना इस तरह घसीट 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 के थोड़ा सा नीचे गम्स की तरफ ले जाना है। वो जिस तरह नहाने के बाद वो कमर पे इस तरह अजीब अजीब से तौलिया नहीं फेरे होते, इसी तरह दांत के साथ ये हरकत करनी है। अब करना क्या है कि इस फ्लॉस को यू शेप में बनाना है, यानी दांत के साथ इसको ऐसे घुमा के लेके आना है, कर्व करना है कि बीच में दांत रहे और ये जो फ्लॉस है ये इसको कर्व कर ले, यू शेप जो है वो पूरी बना ले। अब क्या करना है कि दोनों हाथों से इस तरह खींचना है, वो जिस तरह चक्की की मदानी खींचते होते हैं ना, हल्का 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 ऐसे घसीटते 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 नीचे की तरफ ले जाना है। फिर जब ये नीचे आ जाएगा फिर इसी तरह इसको घसीटते घसीटते ऊपर ले जाना है। तो इस तरह ना इसी तरह खींच 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 के ऊपर नीचे वो जिस तरह मदानी चला रहे होते हैं या जिस तरह वो कमर के ऊपर तौलिया मार रहे होते हैं नहाने के बाद, वही हरकत दांत के साथ करनी है। सो फर्मली यानी थोड़ा सा ज़ोर लगाकर इसको अप डाउन सेवरल टाइम्स मूव करना है और कोशिश करनी है कि प्लैक को स्क्रेप ऑफ कर दें, खुरका के वापस निकाल दें। अब ये नहीं करना कि दांत में पड़क पड़क अटकाए, ठीक है, दांत से पुड़च करके वो बाहर निकले, फिर अंदर डाले, फिर पुड़च करके बाहर निकले। पॉप नहीं कराना, फ्लॉस को पॉप नहीं कराना बिटवीन द टीथ, इसको यूज़ करना है स्क्रैपिंग करने के लिए। सो यू आर गोइंग टू स्क्रैप द टीथ, नॉट पॉप द टीथ। और अगर पॉप करेंगे बार बार ये धागा पुड़च पुड़च करके बाहर निकल आएगा तो इसकी वजह से प्लैक नहीं रिमूव होने वाला, उल्टा मसूड़ों को नुकसान पहुंचेगा।